नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज की इस क्लास में हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, बहुत ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे ताकि नीट एग्जाम में आने वाला एक भी सवाल आप गलत ना कर पाओ। परेशान नहीं होना है, अच्छे से मेहनत करना है और चलिए इस चैप्टर में पारंगत हासिल करते हैं। इस चैप्टर से जितना हमारा डर है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उसको खत्म करते हैं। चलिए भाई, बिना किसी डिले के साथ शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा अगर इस चैप्टर की बात करूं मैं, तो सबसे पहले आपको कुछ वर्ड समझना है जिसे बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। बेटा एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है, इसमें एक चीज कॉमन होती है कि इनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। जब भी किसी कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है बेटा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इसमें हमेशा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। तो जब भी कभी किसी कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है तो उस कंपाउंड को कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? कार्बोनिल ग्रुप होता है। जब भी कभी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखे तो इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है भाई, तो अब ध्यान से सुनो, चाहे आपका एल्डिहाइड हो और चाहे आपका कीटोन हो, अगर आप इसके एक्चुअल में स्ट्रक्चर को देखोगे तो एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? CHO। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन, इधर कोई कार्बन की चैन भी चल सकती है, लेट सपोज। तो आपने देखा इसमें कॉमन क्या है, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, तो ये क्या हो गया, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो चाहे एल्डिहाइड हो, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है। और चाहे मैं बात करूं बेटा कीटोन की, तो कीटोन में भी अगर कीटोन की स्ट्रक्चर बताऊं तो ये होता है RC, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R। यानी एल्डिहाइड और कीटोन हो, इसमें भी क्या होते हैं बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, यानी इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखोगे बेटा तो उसके एक तरफ हाइड्रोजन होता है, एक तरफ कार्बन की चैन चलती है। पर अगर मैं कीटोन की बात करूं तो उसके दोनों तरफ कार्बन की चैन चलती है। R मतलब कार्बन की चैन। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो CH3C, डबल बॉन्ड O, C2H5। आप देख पा रहे हो दोनों तरफ कार्बन की चैन चल रही है, इस वजह से क्या है बेटा, कीटोन है। पर आप देखो इसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यानी ये कार्बोनिल ग्रुप है। अगर मैं एल्डिहाइड का एग्जांपल दूं तो बेटा इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल इसका ये हो सकता है CH3COH। आप देखो ये क्या है, CHO। पर आप बेटा ध्यान से देखो, एक तरफ तो कार्बन की चैन है और एक तरफ हाइड्रोजन है ना, तो ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि बेटा कीटोन में दोनों तरफ कार्बन की चैन चलती है और एल्डिहाइड में एक तरफ चल सकती है और एक तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, कॉमन क्या है कि इन दोनों में C डबल बॉन्ड O होता है, यानी इन दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप होता है। इसी वजह से जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं बेटा, इसी वजह से जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या होते हैं, ये C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। चाहे आपका एल्डिहाइड हो चाहे आपका कीटोन हो, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। आप देख सकते हो एल्डिहाइड को बेटा, एक तरफ तो कार्बन की चैन चल रही है, एक तरफ हाइड्रोजन है, ओवरऑल इसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यानी ये भी कार्बोनाइल ग्रुप इसमें भी है। और चाहे कीटोन हो, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है। डिफरेंस क्या है एल्डिहाइड कीटोन में? इसमें दोनों तरफ कार्बन की चैन चलती है और इसमें एक ही तरफ कार्बन की चैन चलती है। बेटा बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे कि हम एल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चैप्टर की स्टार्टिंग बेटा यहीं से होती है, बहुत ध्यान से समझना। अगर आप लास्ट क्लास को याद करो जिसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को हमने पढ़ा था, हमने कहा था कभी भी आपके सामने अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और बेटा उसका रिएक्शन कराते हैं किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो वो अल्कोहल को क्या कर देता है बेटा, ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जब भी कभी 1 डिग्री अल्कोहल होता है और हम उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में बेटा उसका रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहां से हमको एल्डिहाइड नहीं मिल पाता है। तो अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हम बेटा लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। किसको लेते हैं बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल। मैं टिक लगा दे रहा हूं क्योंकि इससे हम बना सकते हैं कीटोन को। यहां से एल्डिहाइड बना नहीं बना, तो अभी हम एक काम कर रहे हैं बेटा, अभी हम क्या कर रहे हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन का साथ साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, लेकिन अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लें और बेटा उसका रिएक्शन करा दे किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, माइल्ड हो, बीच का हो,
तो बेटा हमें कीटोन मिल जाता है। यानी ये रिएक्शन हमारे काम की है क्योंकि यहां से हम कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमको बनाना ही नहीं है। हमारा मेन मुद्दा क्या है, अभी तो हम एल्डिहाइड और कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो अगर हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया और उसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करा दिया तो ना हमें एल्डिहाइड मिलेगा ना हमें कीटोन मिलेगा, क्योंकि ये इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसी चीजों को लेना पड़ेगा जिससे प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमने दिमाग लगाया, हमने कहा अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लें और इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें तो कीटोन बन जाता है। तो आपको ये बात याद रखना है। ठीक है भाई, हाँ सर ये बात हमको याद रखनी है। अगर मान लो हमारे पास में 2 डिग्री अल्कोहल है, जी सर अल्कोहल है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं सर वाई हम माइल्ड ही क्यों ले, अगर हम स्ट्रॉन्ग ले लें तो बेटा आप चाहे माइल्ड लो चाहे आप स्ट्रॉन्ग लो, दोनों केस में आप कीटोन को पा सकते हो। अभी मैंने बताया कि अगर आप माइल्ड लो तो आप कीटोन को पा जाओगे, पर अगर आपके अंदर चुल मस्ती है नहीं सर मुझे माइल्ड नहीं लेना है मुझे स्ट्रॉन्ग लेना है, तो आपको याद रखना है वो 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है फर्क नहीं पड़ता आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो या आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, आपका भैया काम हो जाएगा और कीटोन बन जाएगा। अब ये माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, थोड़ी देर वेट करो मैं समझाऊंगा, इसका नाम लर्न कर लेना, जहां पे वो दिखे वहां पे वो प्रोडक्ट बनवा देना। पर फिलहाल अभी इतना समझो, 2 डिग्री अल्कोहल होगा, स्ट्रॉन्ग या माइल्ड लोगे तो कीटोन बनेगा। अगर बेटा हमारे पास में 3 डिग्री अल्कोहल है ना, सवाल उठता है सर 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। पर अगर मान लिया 3 डिग्री अल्कोहल है और हम उसमें स्ट्रॉन्ग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इस केस में नो ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, ये आपको लर्न करके रखना है। जब भैया समय समय की बात होती है, नो ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, इसमें कोई ऑक्सीडेशन में नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। अच्छा तुम लोग पढ़ रहे हो ना मेहनत करके, बताते रहे ना। मैं पर्सनली तुम सबके कमेंट पढ़ता हूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। तो तुम यार कई बार तुम्हारे मैसेजेस आते हैं सर मैं गिव अप कर रहा हूँ मेरे से नहीं हो रहा है, क्यों गिव अप करते हो? इतनी बड़ी जिंदगी है तुम्हारी, अभी जो तुम्हारा टाइम चल रहा है जो फेस चल रहा है उसमें बेटा बहुत मेहनत है बहुत स्ट्रगल है, लेकिन एक बार तुमने इस स्ट्रगल को ओवरकम कर लिया तो लाइफ में तुम्हारी अचीवमेंट्स की कमी नहीं रहेगी। जिस दिन तुम व्हाइट कोट पहन के एप्रॉन पहन के निकलोगे या जिस दिन तुम अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे, उस दिन तुम्हारी जो वैल्यू होगी जो रिस्पेक्ट होगी बेटा, वो उसके लिए तो भाई तुम कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आज तुम्हारे सामने विपरीत परिस्थितियां हैं, कई बार लाइफ में बहुत चुनौतियां आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे इंसान होते हैं जो टूट जाते हैं और बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो निखर के आते हैं। असल मायने में तो हम तभी मानेंगे कि आप योद्धा हो ना, जब आप विपरीत परिस्थितियों में खड़े होकर के एक रिवॉल्यूशन लेकर के आओ। जब आपको लग रहा है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, अब आप हार चुके हो, आप पूरी तरीके से टूट चुके हो, अगर उस मोमेंट पे आपने उठ करके कुछ अच्छा कर दिया, कुछ नया कर दिया, तो असल मायने में माना जाएगा कि आप सच में योद्धा हो, आपके अंदर सच में वो ताकत है। और अगर आपके सामने परिस्थितियां विपरीत हैं, आप गिव अप कर दे रहे हो, आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, लेटे हो, है ना, आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में अपनी खुशी तलाश रहे हो, तो वो गलत है, बहुत गलत है। तो अभी आपके पास टाइम है बेटा, अच्छे से मेहनत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब ध्यान से सुनो, अब वही है ना कि कैसे जान पाएंगे सर कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा वीक है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आपको KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ दिख जाए बेटा तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कभी आपको K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+ दिख जाए तो ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और एक होता है भाई CrO3 के साथ कभी भी आपको H2SO4 दिख जाए तो ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पर इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं जोनस रिएजेंट, कई लोग इसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। कब CrO3 के साथ में अगर आपको H2SO4 दिख जाए तो उसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। जो आपका नाइट्रिक एसिड है HNO3 बेटा ये भी क्या होता है हमारा, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर आप 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम याद रखते हो तो भाई आपके जीवन में मजा आ जाएगा, आप तूफान मचा दोगे, कुछ भी कर दोगे। तो भाई सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज KMnO4 K2Cr2O7 CrO3 प्लस H2SO4 HNO3। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो आप चाहे स्ट्रॉन्ग लो चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, फर्क नहीं पड़ता है, कीटोन ही बनेगा। ठीक है बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल में आप स्ट्रॉन्ग लो माइल्ड लो, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जिन्हें माइल्ड भी बोल सकते हो, है ना। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम, कभी भी आपको कॉपर दिखे इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो इस टाइम पे ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कभी भी कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस दिखे, कॉपर एट 573 केल्विन दिखे, तो बेटा इस केस में क्या करते हैं, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। कभी भी आपको पीसीसी दिख जाए, पीसीसी दिखेगा आपको, लिख देंगे पीसीसी, पीसीसी मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मान लो वीक दे रहे हैं तो आप समझ जाना कि वीक है। पीडीसी दिख जाए, कॉलिन्स रिएजेंट, अभी सब आगे पढ़ोगे आप, है ना। सेरेट्स रिएजेंट, अभी सिर्फ नाम अपने कॉपी में लिख लो, ये सब आगे देखोगे। या आपको MnO2 दिख जाए तो ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सर हमको नहीं पता कॉलिन्स क्या होते हैं, सेरेट्स क्या होते हैं, मैं चाहूँ तुम्हें लिखवा के बता सकता हूँ, पर बेटा ज्यादातर केस में आपको यही दिखेगा, कॉलिन्स रिएजेंट लिख के बोलेगा, सेरेट्स रिएजेंट लिख के बोलेगा, MnO2 बोलेगा, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि MnO2 भैया एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपके दिमाग में चलना चाहिए। कभी भी आपको पीसीसी दिख जाए तो पीसीसी दिखे तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर हाँ ये तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये वीक है। कभी भी आपको पीडीसी दिखे, ऐसे लिख देगा पीडीसी, तो आपको समझ में आना चाहिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। आपका दिमाग गोल नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। कभी भी आपको कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट दिखे, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। अब बात करते हैं भाई, क्या कोई और तरीका है एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने का? जी हाँ, हम उसी को देखने जा रहे हैं। तो पहले तो आपने देखा किस तरीके से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा करके हम कीटोन को बना रहे थे। अब हम देखते हैं कि क्या कोई और तरीका है एल्डिहाइड या कीटोन को बनाने का। तो दूसरा तरीका है भाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रोजनेशन? बेटा डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रोजनेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का। तो जब भी बेटा हम हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। अब कहां से हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हैं? अल्कोहल से कर रहे हैं। तो आपको पता है एक दो टर्म होते हैं यार, अगर तुम्हें नहीं पता तो समझ लो, अगर तुमको नहीं पता तो आप मेरे से समझ सकते हो। दो टर्म होते हैं, एक होता है बेटा ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडेशन क्या है तो आप कहते हो गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोल देते हो? सर ये तो ऑक्सीडेशन होता है। अब बेटा जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन को रिमूव भी तो करेंगे भाई। अगर अगर मान लिया कोई कंपाउंड है, इसमें मुझे ऑक्सीजन को ऐड कराना है तो हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो बेटा जब भी कभी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, कई बार ऐसा देखा जाता है। तो याद रखना दोनों चीजें होती हैं ऑक्सीडेशन में। एक तो ऑक्सीजन के एडिशन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और हाइड्रोजन निकल रहा है ना तो उसको भी क्या कहा जाता है बेटा? ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। अब दोनों डेफिनेशन प्रेफर करके चलना, चाहे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो चाहे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, दोनों क्या हो, चाहे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो चाहे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, दोनों क्या होते हैं बेटा? दोनों आपके होते हैं ऑक्सीडेशन। ओके भाई, बोलो समझ में आ रही है मास्टर की बात? हाँ, तो देखो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। किसका? अल्कोहल का। यानी अल्कोहल में से हाइड्रोजन हट रहा है, तो अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम इस बात को कह सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेट सपोज हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है। क्या है बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल है। जैसे ये जो कंपाउंड देख रहे हैं इसमें OH कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1, और वो फर्दर कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1, तो यानी इसकी डिग्री क्या है? 1, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और बेटा अगर 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हम किसी भी कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट या कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? ये तो बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो बेटा कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराते हैं तो हमको मिल जाता है एल्डिहाइड। क्या मिल जाता है बेटा? एल्डिहाइड। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो मिलता कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आप देख चुके हो। तो यहाँ पे कैसे कैसे हमको ये मिला, है ना, कैसे हमको एल्डिहाइड मिला? यहाँ पे कुछ नहीं होता है बेटा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कि हमारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। कुल मिलाकर आपको ये सिर्फ समझना है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पर अल्कोहल का। कैसे जान पाओगे? जब भी कभी अल्कोहल हो, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट हो, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस हो, तो यहाँ से बेटा
हाइड्रोजन रिमूव होता है। आपको वो सारे कंसेप्ट अभी बिल्कुल नहीं सीखने हैं। आपको सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए कि जब भी कभी 1 डिग्री अल्कोहल होगा, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट होगा, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री सेल्सियस होगा, तो बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर ये माइल्ड है या वीक है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमारे पास में 2 डिग्री अल्कोहल हो, यानी OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है फर्दर 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, और अगर बेटा वहां पे हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले, तो आपको भी पता है 2 डिग्री अल्कोहल के केस में चाहे आप स्ट्रॉन्ग लो चाहे वीक लो, कीटोन बनता है बेटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। पर ये बना कैसे, एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गए, तभी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया। एग्जैक्टली तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन ही तो है। अब भाई ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला बेटा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो क्या होता है बेटा, जब भी कभी 3 डिग्री अल्कोहल होता है ना, और उसमें हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें जैसे कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ नहीं होता है बेटा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाते हैं। यानी यहाँ से क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है, यहाँ से OH और यहाँ से H वाटर रिमूव हो जाते हैं क्योंकि हम हीट दे रहे हैं। और जैसे ही बेटा वाटर रिमूव होते हैं, हमारे यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। तो ये आपको लर्न करके रखना है। आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ 1 डिग्री अल्कोहल होगा, कभी भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल होगा, वीक लो स्ट्रॉन्ग लो फर्क नहीं पड़ता, कीटोन बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल होगा, वीक लोगे तो एल्कीन बन जाएगा, यानी कोई ऑक्सीडेशन इस केस में नहीं होती हुई दिखेगी। अब बात करते हैं, है ना, अब ये जो रिएक्शन हुई ना जिसमें एल्कीन बना बेटा, इसमें क्या हुआ, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन मतलब होता है यहाँ से OH गया और यहाँ से हाइड्रोजन गया, यानी एलिमिनेशन हो गया, इन दोनों का निकल गया यहाँ से कोई चीज ना, तो एलिमिनेट हो गया ये, तो इसी वजह से इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कोई और तरीका है भाई एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने का, तो हाँ है एक और तरीका, जिसको केमिस्ट्री के अंदर कहते हैं ओजोनोलिसिस। है ओजोनोलिसिस क्या होता है, बैगन, क्या होता है, बैगन। बैगन के बारे में जानते हो, है मास्टर, बैगन क्या होता है बेटा, बैगन होता है जिसका चोखा बनता है। चोखा खाए हो, बाटी चोखा, मस्त मजा आता है जीवन का। बाटी चोखा खाओ, जीवन में खुश रहो, खुश रहो। तुम खुशी अपनी बाहर वर्ल्ड में ढूंढते हो बेटा, तुम कभी खाने के प्रति अपनी इंटरेस्ट डेवलप करो, चोखा खा जाओ, बाटी खा जाओ, मैगी खा के पड़े। हम लोग क्या करते हैं, संडे को 6 प्लेट मैगी आती है, 6 प्लेट इन द सेंस 6 पैकेट मैगी आती है, बनाता हूँ, खाता हूँ, उसके बाद लाइट ऑफ करता हूँ, फैन चलाता हूँ, सो जाता हूँ, मस्त नींद, बड़े हैं मैगी खा के, मजा आ रहा है जीवन का। ये होती है खुशी। तुम्हें जो पसंद है खाने में वो करो, बाहर क्यों खुशी ढूंढना। कभी कभी हमको लगता है कि मेरे जीवन में कोई बाहर से आएगा और जो हमको खुश कर देगा, बहुत गलत है वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उम्र के साथ चीजें समझ में आती हैं यार, तुम अभी इतना नहीं समझोगे, धीरे धीरे समझोगे, ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा, समझ जाओगे। समय तो लगता ही है हर चीज में, जैसे तुम्हें भी मजा लेना है जीवन का, मैं समझता हूँ बेटा, मजा तुमको भी चाहिए है, तुम मेरा मजा लिए पढ़ रहे हो, तुमको 1 घंटे क्लास में मजा चाहिए बेटा, तो 3 घंटे क्लास करो उसमें भी मजा चाहिए। भाई मजा देना पड़ता है, क्या करें हम लोग। बात करते हैं ओजोनोलिसिस की। ओजोनोलिसिस क्या होता है बेटा, ओजोनोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ O3, यानी जब भी कभी हम O3 का एडिशन कराते हैं तो उसे हम कहते हैं ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस 2 तरीके की होती है, एक होती है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। दोनों में O3 का ही एडिशन कराते हैं, जहां भी ओजोनोलिसिस दिखे मतलब उसका रिएक्शन हम O3 के साथ कराएंगे। पर जानते हो क्या है, एक को नाम दे देते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक को नाम दे देते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सवाल उठता है सर हम कैसे जान पाएंगे हमको कहाँ क्या कराना है। तो अगर कभी आपको O3 दिखे, ये तो कॉमन है, चाहे रिडक्टिव होगा चाहे ऑक्सीडेटिव होगा, O3 तो रहेगा ही। पर अगर बेटा O3 के साथ में जिंक है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आप समझ जाना यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि जिंक जो होता है रिडक्शन कराने का काम करता है। लेकिन अगर O3 है और केवल वाटर है, जिंक वगैरह नहीं है, तो आप समझ जाना ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। अब ये कैसे होता है इसको आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, पर चलो एक बार मैं यहाँ पे भी बता दूंगा। लेट सपोज हमारे पास में क्या है बेटा, लेट सपोज हमारे पास में हम कराने जा रहे हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है, O3 का एडिशन करा रहे हैं
पर हम कैसे जान पाए कि रिडक्टिव है? क्योंकि यहाँ पे जिंक दिख गया। क्या दिख गया? जिंक दिख गया। अब इस केस में क्या होता है बेटा? इस केस में सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं होता है। यहाँ ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ये डबल बॉन्ड टूटता है, एक ऑक्सीजन इधर आ जाता है, एक ऑक्सीजन इधर आ जाता है, तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। तो ये हमारा ये बन गया CH3। भाई ये टूट गया, ध्यान से सुनो, ये डबल बॉन्ड बीचों बीच से टूट गया, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इधर अटैच हो गया और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इधर अटैच हो गया, यानी डबल बॉन्ड को बीच से मैंने तोड़ दिया। तो एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। हाँ, एक ये बन गया, यानी हमारा कीटोन बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? वाह मास्टर, मतलब ओजोनोलिसिस करा के आपने कीटोन बनवा दिया। जी जी बिल्कुल, वही तो करना चाहते थे। कांड क्यों करते हैं इंसान? सर कांड करते हैं फेम होने के लिए। अबे फेम के अलावा भी, और तुम देख रहे हो CH3 CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, भाई C से इस तरफ भी तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा एल्डिहाइड बन गया। कैसे हुआ मैं तुमको समझाऊं क्या? बोलो बोलो, समझाऊं? जी सर समझाओ। अगर मान लो आपके पास में ऐसा, कैसा हो? ऐसा हो कि CH3 हो, C हो, CH3 हो, है ना, और ये ऑक्सीजन हो, सॉरी, और यहाँ पे CH हो। इसी क्वेश्चन को देखते हैं, CH3 हो तो कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे तुम्हें दिख जाए O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और जिंक। जैसे ही जिंक देखो, कुछ नहीं करना है, O2 का एडिशन कराना, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये बनेगा। ये क्या है मास्टर? अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, तुम्हें देखने में सही लग रहा है? नहीं सही लग रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको इधर लिख दिए और इसको इधर ले आए CH3। तो ये है तो कीटोन ही ना, इधर से देखोगे तुम्हें नहीं लगेगा, लेकिन इसको इधर भी तो शिफ्ट कर सकते हो, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो तो कीटोन हो गया। और बेटा इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा CH3 CH, इधर क्या बनेगा? CH3 CH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जब भी कभी भी हम रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हम कार्बोनिल कंपाउंड को प्राप्त करते हैं। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो O3 प्रेजेंस ऑफ जिंक और H2 है, तो भैया इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएं और हमको कीटोन मिल गया है, ऑन ऑन, और एल्डिहाइड मिल गया। आओ भैया, अब हम कराने जा रहे हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। कैसे जान पाएंगे? क्या तुम्हें यहाँ पे कहीं जिंक दिख रहा है? नहीं जिंक दिख रहा है तो समझ जाना ये क्या है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। तो इस केस में जो जिंक होता है ना, जिंक मतलब Zn, हाँ, ये प्रेजेंट नहीं होता है, इज नॉट प्रेजेंट। तो जब कभी जिंक प्रेजेंट ना हो तो समझ जाना यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है, क्योंकि जिंक रिडक्शन कराने का काम करता है यार। तो जहां भी जिंक दिख जाए समझ जाना रिडक्टिव होगा। अब डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, मैं ये भी समझाता हूँ। देखो बेटा, जैसे मान लो ये हमारा एक एल्कीन है, क्या है? एल्कीन है। अब इसका हम करा रहे हैं ओजोनोलिसिस, यानी इसमें हम O3 का एडिशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या होगा? इसमें भी बेटा डबल बॉन्ड बीच से टूटेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, तो एक तो बनेगा कीटोन और एक बनेगा आपका एल्डिहाइड। पर बेटा ऑक्सीडेटिव में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव के केस में इसकी कंडीशन होती है कि कीटोन बन रहा है तो हम तुमको तो माफ कर देंगे, तुमको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है और उसमें अगर एल्डिहाइड बन गया तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा करके इसको क्या बना दिया जाएगा? एसिड बना दिया जाएगा। इसको मतलब मंजूर ही नहीं होता है, यहाँ पे एक OH लगाना पड़ेगा, इसको मंजूर ही नहीं होता है, इसको सुकून ही नहीं मिलता। कहता है अगर एल्डिहाइड बना है तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। भाई देखो यहाँ पे एक एल्डिहाइड, एक कीटोन बनेगा, एक एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये इसकी कंडीशन होती है किसकी? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की। रिडक्टिव में ऐसा कुछ नहीं होता है, रिडक्टिव में आप सीधा O2 का एडिशन कराओ, एल्डिहाइड मिल गया, कीटोन मिल गया। लेकिन अगर यहाँ से जिंक गायब कर दें तो ये ऑक्सीडेटिव हो जाएगा, तो इसको फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाएगा एसिड में, यानी OH O ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। बोलो बात समझ में आई? जी सर, अंतर समझ में आया? रिडक्टिव होगा, कैसे जान पाएंगे रिडक्टिव? सर रिडक्टिव होगा तो जिंक होगा, ऑक्सीडेटिव होगा केवल O3 और वाटर होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुचरो रिएक्शन की। कुचरो रिएक्शन क्या होता है बेटा? सपोज करो या मान लो आपके पास में अल्काइन है, क्या है बेटा? अल्काइन है, और उसका रिएक्शन आप करा रहे हो Hg2+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या डाइल्यूट HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ये आपको याद रखना है, कुछ रोज रिएक्शन के रिएजेंट को आपको याद रखना है कि जब भी कभी एल्काइन हो
और उसका रिएक्शन कराया जाए Hg2+ के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या डाइल्यूट HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो क्या कांड होगा मैं आपको समझाता हूं। इस केस में बेटा बहुत ध्यान से समझना, इस केस में कुछ नहीं होता है बेटा, वाटर का एडिशन होता है। जहां भी तुमको ये दिखे रिएजेंट, कुछ नहीं करना है, इन दोनों, देखो डाइल्यूट लिखा है, डाइल्यूट मतलब क्या है, पानी मिलाया गया है। कई बार तुम्हें Hg2+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दे देगा, और कई बार तुम्हें नहीं देगा ना, तो लिख देगा डाइल्यूट HgSO4 या डाइल्यूट H2SO4। इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, मार्कोनिक ऑफ रूल से तुम्हें एडिशन करा देना है वाटर का, बस। ट्रिपल बॉन्ड को भैया क्या करना है, आपको एक बॉन्ड को तोड़ना है, पानी का एडिशन करा देना है। फिर क्या करना है, फिर टाटोमेरिज्म कराना है। सर हमको तो नहीं पता टाटोमेरिज्म क्या होता है, हम तो भूल गए, हम तो बहुत गरीब आदमी है। सर पढ़ाऊंगा बेटा, बताऊंगा। तो पहले तो आपको ये जैसे दिखे कुछ मत करो बेटा, एक डबल बॉन्ड को तोड़ो, वाटर का एडिशन करा दो। अब जब बेटा डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, ठीक है सर। मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास में कम हाइड्रोजन होगा। इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है, तो OH आकर के इससे अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCOH CH2। बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्कोनिक रूल से हमने वाटर का एडिशन करा दिया। अब आप देख रहे हो ये क्या बन गया है, ये बन गया है इनॉल। इन भी है, ऑल भी है। इनॉल बना है कि नहीं बना है भाई, इन है OH लगा है तो ऑल है। यानी अब हमें क्या कराना है, टाटोमेरिज्म। क्या कराना है, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्या होता है समझाता हूँ। अब बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें तुम देख रहे हो OH माइनस आकर ऐड हो रहा है, यानी इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है वाटर का। ये चाहो तो आप अपने दिमाग में सेव कर सकते हो, सेव इट इन माइंड। कहाँ सेव करना है, माइंड। माइंड मतलब दिमाग में। तो जब भी कभी आपको एल्काइन दिखे और आपको Hg2+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दिखे, या आपको डाइल्यूट HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 दिखे, डाइल्यूट मतलब वाटर का एडिशन कराएंगे, मार्कोनिक ऑफ रूल से कराएंगे। मतलब सर नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन रहेगा, भैया कांड कर देंगे, यहाँ पे OH लगा देंगे, तो भैया हम देख रहे हैं इनॉल बन जाएगा। बन गया ना। क्या तुमको एल्डिहाइड मिला, नहीं मिला। क्या तुमको कीटोन मिला, नहीं मिला। तो अब हम कराएंगे टाटोमेरिज्म। कैसे कराएंगे हम तुम्हें बताएंगे। ओवरऑल यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है वाटर का। जैसे हमारे सामने बन गया भैया, तो अब यहाँ पे हम कराएंगे टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्या कहता है, टाटोमेरिज्म ये कहता है हाइड्रोजन को हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। अब जैसे इसका हम शिफ्ट करेंगे हाइड्रोजन को यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। यही होता है टाटोमेरिज्म। तो अगर ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बन जाएगा CH3। ये क्या बन गया, ये आपको कीटोन बनता हुआ दिख रहा है, जी मास्टर दिख रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसका हो गया टाटोमराइजेशन। क्या हो गया बेटा, टाटोमराइजेशन। कुछ नहीं होता है, इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दो तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और डबल बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा, तो ये बन गया CH3, और ये आपका क्या बन गया, कीटोन। तो जब भी कभी आपको ऐसा दिखे डाइल्यूट Hg2+ H2, तो आपका इनॉल बनेगा। अब हमें तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका पढ़, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो अगर हमें कीटोन बनाना है ना, तो हमने क्या कर दिया भैया, इसका टाटोमराइजेशन करा दिया। क्या करा दिया, टाटोमराइजेशन, टाटोमेरिज्म करा दिया। कुछ नहीं किया, इसका हाइड्रोजन यहाँ भेज दिया और इसके डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया। यही होता है टाटोमेरिज्म। बोलो इतना आसान होता है, जी सर इतना आसान होता है, और कीटोन बन गया। अगर मान लो हमारे पास में कभी बेटा एसिड हैलाइड हो, क्या हो बेटा, एसिड हैलाइड हो, एसिड हैलाइड, और इसका रिएक्शन करा दें हम H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4, तो क्या होगा। मान लिया हमारे पास में एसिड हैलाइड है और इसका हम करा रहे हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4। अब ये जो H2 इन प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4 होता है बेटा, एक्चुअली में ये क्या कराता है, रिडक्शन कराता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। पर ये जो BaSO4 होता है ना, ये नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। नेगेटिव कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, ये भैया पूरी तरीके से रिडक्शन नहीं करा पाता है, पूरी तरीके से रिडक्शन नहीं करा पाता, ये पार्शियल रिडक्शन कराएगा। क्या कराएगा, पार्शियल रिडक्शन। केमिस्ट्री के अंदर कभी भी आपको H2 दिख जाए, प्लेटिनम दिख जाए, पैलेडियम दिख जाए, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम, है ना, या निकिल, तो ये कुछ नहीं करते हैं, ये रिडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा, रिडक्शन करा देते हैं। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन वगैरह को हटा देते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। पर अगर कभी बेटा आपको इनके साथ में H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम और BaSO4 दिख जाए, तो जो BaSO4 है ना, बड़ा कांडी आदमी है, ही इज वेरी कांडी पर्सन, इट इज वेरी कांडी पर्सन लाइक यू। ये क्या कर देता है बेटा, ये भाई साहब पार्शियल रिडक्शन कराता है। जैसे तुमको मान लो 100 रुपया तुम्हारी मम्मी दे,
जाओ बेटा दूध ले आओ और मटर पनीर ले आओ। तुम क्या कहोगे? सर मम्मी 100 रुपए में मटर पनीर मिलेगा, तुमको 500 देंगी, तो उसमें तुम क्या करोगे? 200-300 की पनीर लेकर के आओगे और बोल दोगे कि 50 मम्मी, तो इधर जा रहा था मैं तो एक लड़का मिल गया बहुत गरीब था तो मैंने उसको दे दिया। यही सब तो करते हो, तो कांडी तुम भी हो। तो जहां भी BsO4 ये भी कांड कर देता है, ये भी बेईमानी करता है, पूरी तरीके से रिडक्शन नहीं कराता है, ये पार्शियल रिडक्शन कराता है। जैसे मान लो एसिड हैलाइड है, जरूरत है इसको रिडक्शन की तो हमने H2 प्लेटिनम डाल दिया, पर यहाँ पे BsO4 था, नेगेटिव कैटलिस्ट है भैया, ये पार्शियल रिडक्शन कराया हम और बना दिया एल्डिहाइड। देखो क्लोरीन को हटा पाया, केवल क्लोरीन को हटा पाया और बना दिया एल्डिहाइड। तो आपको याद रखना है जब भी कभी एसिड हैलाइड के प्रेजेंस में H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम BsO4 लेते हैं तो ये कुछ नहीं करता है, क्लोरीन को हटा देता है और हाइड्रोजन को इसके जगह पे ऐड कर देता है। एक्चुअली में एक हाइड्रोजन निकलता है HCl को लेकर के भाग जाता है और Cl के जगह पे H लग जाता है। तो है ना कहीं कुछ ना कुछ तो हाइड्रोजन को ऐड ही किया है, तो रिडक्शन तो हुआ है। पर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो इस वजह से कहते हैं पार्शियल रिडक्शन किया है। तो कुछ नहीं करना, हमेशा याद रखना एसिड हैलाइड होगा अगर और वहां पे H2 प्लेटिनम BsO4 होगा तो वहां पे क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमारे पास में भाई एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड मतलब एसिड हैलाइड मतलब यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्लोरीन है तो इसको एसिड क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड क्लोराइड। अब यहाँ पे तुम्हें क्या BsO4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। तो जानते हो यहाँ पे क्या होगा? पहले तो ये कुछ नहीं करेगा, पहले इसका क्लोरीन हटेगा यहाँ से और क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एल्डिहाइड बनेगा। अब ऐसा नहीं कि एल्डिहाइड बन गया तो इसको यहीं पे छोड़ देगा, अभी तो ये इसका पार्शियल रिडक्शन हुआ है। ये क्या कर देता है? जैसे एल्डिहाइड बनता है इसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? अल्कोहल में। तो भाई याद रखना, कभी भी कंप्लीट रिडक्शन होगा अगर किसी भी एसिड हैलाइड का तो पहले बनेगा एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाएगा अल्कोहल में। जैसे आपके सामने एक सवाल था, यहाँ पे मान लो लिखा होता CH3C+O Cl, तो जानते हो क्या होता? सबसे पहले अगर इसका रिएक्शन में H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कराता तो आपको पता है क्या होता? सबसे पहले भैया इसको कन्वर्ट कर दिया जाता एल्डिहाइड में, तो CH3COH बनता। अब यहीं पे शांत नहीं बैठता, अगर यहाँ पे BsO4 होता तो रिएक्शन यही रुक जाती। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा देगा CH3 और भैया क्या करा देगा? CH2 और यहाँ पे OH, अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? अल्कोहल। अल्कोहल मतलब दारू है। ठीक है, आगे बढ़ते। अब भाई देखो, अब हम एक पढ़ने जा रहे हैं स्टीफेंस रिएक्शन। इस स्टीफेंस रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं भैया। स्टीफन नाम का लौंडा बड़ा खराब होता है। समझ रहे हो बेटा? रील देखो ध्यान से। स्टीफन रिएक्शन क्या होता है? ये मान लो आपका साइनाइड है। क्या है? साइनाइड। दुष्ट इधर देख, ये क्या है? साइनाइड है। साइनाइड है, ठीक है सर। मान लो कभी भी कोई कंपाउंड हो उसमें साइनाइड हो और इसका रिएक्शन कराया जाए SnCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो बेटा जानते हो क्या होता है? ये साइनाइड ग्रुप हट जाता है और यहाँ पे CHO लग जाता है सीधा मेंटोस। RCN है, साइनाइड है, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl है, तो क्या होगा बेटा? यहाँ से CN हटेगा और सीधा CHO ग्रुप लगेगा। अब ऐसा कैसे होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये जो SnCl2 है ना, इसके साथ में HCl है, तो बेटा HCl के हमेशा 2 मोल होता है। तो SnCl2 और HCl रेट करके जानते हो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं SnCl4 और 2 नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, अब ये क्या करता है बेटा? यहां से ये साइनाइड को हटा देता है और यहां से बेटा OH ग्रुप साइनाइड हट जाता है और CHO ग्रुप लग जाता है। आपको सीधा मेंटोस याद रखना है। तो अगर मान लो कभी ऐसा हो CH3C≡N और यहां पे मैं कुछ नहीं करूं, यहां पे मैं डाल दूं SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो कुछ मत करना, इसको हटाना, CN हटाओ, CHO लगाओ, सिंपल मेंटोस। नीट में बल्ले बल्ले। ओके मास्टर। हैं होए 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 मतलब क्या होता है? साइनाइड विल बी रिप्लेस्ड बाय CHO। ये क्या है? ये आपका मेंटोस। मेंटोस और नीट एग्जाम में भाई तुम जैसे देखो SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो भैया स्टीफन रिएक्शन है। स्टीफन नाम का लौंडा बड़ा खराब है, CN को CHO में कन्वर्ट कर देता है। आओ भैया अब देखते हैं डाइवल H। डाइवल H क्या होता है पहले इसके बारे में समझो।
जैसे भाई तुम्हें किसी चीज के बारे में पढ़ना है तो तुम्हें पहले उसको समझना चाहिए व्हाट इज द एक्चुअल, व्हाट इज द कोर मीनिंग ऑफ दैट। अगर तुम उसको समझ ही नहीं पाओगे तो लाइफ में क्या करोगे? तो पहले तो समझो यार डाइवल एच क्या होता है। डाइवल एच का पूरा नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम होता है बेटा? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई, डी मतलब डाई, आई मतलब आइसो, बी मतलब ब्यूटाइल, ए मतलब एल्यूमिनियम, एल मतलब एल्यूमिनियम, एच मतलब हाइड्राइड। तो डाइवल एच का मतलब क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है भैया। अब ये देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे होता है बेटा, मैंने बना करके रखा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तुमने देखा होगा इसमें ना एल्यूमिनियम से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो हाइड्राइड है मतलब ये जो H है ना, इससे इसके पास एक H होता है, डाइवल H के पास क्या होता है? H होता है। और ये जो H होता है बेटा ये रिडक्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? रिडक्शन में। तो मान लो कभी हमारे पास साइनाइड हो या ईस्टर हो, उसका हम रिडक्शन कराने के लिए डाइवल H का यूज करते हैं। अगर कभी साइनाइड होगा, एस्टर होगा, उसका हमें रिडक्शन कराना है तो डाइवल H का यूज करेंगे, क्योंकि इसके पास में बेटा हाइड्रोजन होता है जो रिडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखो बेटा इस कंपाउंड को बोलेंगे साइनाइड कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें C ट्रिपल बॉन्ड N है कि नहीं है? जी मास्टर बिल्कुल है। अब बेटा ध्यान से देखो, जो मैं तुमको बता रहा था वही बात तुमको समझ में आ रही है ना? यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा डाइबल H। क्या दिख रहा होगा बेटा? डाइबल H। डाइबल H मतलब क्या है? ये रिडक्शन कराएगा। और तुमको भी पता है जब भी कभी भी साइनाइड का रिडक्शन होता है तो कुछ नहीं होता है, तो सीधा CN हट जाता है और वहां पे CHO लग जाता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप देखो जस्ट एक स्लाइड पीछे बेटा, जस्ट एक स्लाइड पीछे मैंने आपको ये चीज बताई है कि नहीं बताई है? देखो देखो देखो, SnCl2 और HCl क्या करते थे? रिडक्शन ही तो कराते थे। क्या होता था? साइनाइड हटता था, CHO लग जाता था, है ना? तो वही सेम काम यहाँ भी होगा। अगर भाई हमारे पास में साइनाइड है और डाइबल H है तो उसके पास H है, ये भी तो रिडक्शन करा रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर हमारे पास में ईस्टर है, ईस्टर मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से एक R ग्रुप कनेक्टेड है, तो ईस्टर है। ईस्टर के साथ अगर डाइबल H है बेटा तो ये भी कुछ नहीं होगा बेटा, यहाँ से ईस्टर ग्रुप हटेगा और यहाँ पे CHO लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा? यहाँ पे CHO लग जाएगा। तो रिडक्शन जब कभी भी होता है, चाहे साइनाइड का रिडक्शन हो चाहे ईस्टर का रिडक्शन हो, है ना, साइनाइड हो या आपका ईस्टर हो, कुछ नहीं होता है, ये दोनों रिप्लेस्ड बाई CHO। क्या कुछ हुआ? ये यहां से गया, यहां से गया, CHO लग गया। लग गया कि नहीं गया? कैसे लग गया भाई? रिप्लेस्ड बाई CHO। सीधा मेंटोस, सीधा मेंटोस। CHO लग जाता है यार इनकी जगह पे। देखो भाई आपको याद रखना है, मैं लिखने की क्या जरूरत है इसको। देखो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N था, डाइवल H आया, कुछ नहीं किया, C ट्रिपल बॉन्ड N को हटाया, CHO लगाया। यहाँ पे ये हट जाएगा, CHO लग जाएगा, C2H5 CHO बन जाएगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं इटार्ड रिएक्शन की। व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन? बड़ी प्यारी रिएक्शन होती है, इसको समझना। बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, पर भाई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर बेंजीन से कभी CH3 अटैच होता है बेटा तो उसको कहते हैं टॉलीन। क्या बोलते हैं? टॉलीन नहीं बे, तौहीनता नहीं, टॉलीन। क्या बोलते हैं? टॉलीन बोलते हैं। तो अगर मान लो हमारे सामने टॉलीन है और उसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CrO2 Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2। CH2 कैसा होता है बेटा? CH2 ऐसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, है ना, डबल बॉन्ड सल्फर। ये क्या है? CH2 क्या होता है? जरा ध्यान से समझना। ये हमारा टॉलीन है। टॉलीन का रिएक्शन करा रहे हैं CrO2 Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? कुछ नहीं होता है। यहाँ से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स निकलता है और वो जा करके इस बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है। कैसे? मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे हमारा टोलीन है, जी सर बिल्कुल है। अब क्या होगा? यहाँ से बेटा एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स निकलेगा। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा OCrOH Cl2 का होल ट्वाइस। सीधा आपको याद रखना है भाई। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको 2-3 बार लिख लिख के याद करना मालिक। कुछ चीजें हैं जिसमें थोड़ा दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा, एफर्ट्स पुट अप करने पड़ेंगे। अगर कभी तुम्हारे सामने टोलीन हो, उसके साथ CrO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 दिखे, तो बेटा उस केस में तुम्हें क्या करना है? यहाँ से यहाँ पे टोलीन CH और यहाँ पे क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स आकर के ऐड हो जाएगा जिसका नाम है OCrOH Cl2 का होल ट्वाइस। क्या होगा बेटा? यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटेगा, OCrOH Cl2 का होल ट्वाइस आकर के लग जाएगा। ठीक है बेटा जी।
अब यहाँ पे क्योंकि क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स लगा है तो हम कहते हैं यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब हमको सुकून नहीं मिलता है, हम इसमें H+ का एडिशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे टोलिन था CrO2Cl2 करा इन प्रेजेंस ऑफ CH2, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, अभी रुकना, तुम्हें मेंटोस बताता हूँ, रुको रुको। इसमें H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2 कराते हो तो क्या बनता है बेटा, यहाँ से कुछ नहीं होता है, यहाँ से 2 बार वाटर ऐड होता है। 2 बार वाटर ऐड होने का मतलब 2 बार OH ऐड होगा और इधर OH आएगा, इधर H+ आएगा। वाटर ऐड होने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा ना, बॉन्ड को दिखाया नहीं पर समझो यहाँ पे एक बॉन्ड है तो टूटेगा। 2 बार पानी ऐड होगा, यानी एक बार OH इधर आएगा, H+ इधर, एक बार OH फिर इधर फिर H+। तो भैया यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में वाटर ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा। अब तुम्हें पता है एक कार्बन पे बेटा 2 OH अनस्टेबल होते हैं, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, वाटर विल रिमूव आउट, वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब तुम्हें मेंटोस बताऊं, तुम्हें मेंटोस बताऊं, बोलो बोलो, बता दिया जाए। कभी भी टॉलिन हो, कभी भी टॉलिन हो और CrO2Cl2 दिखे, सिंपल मेंटोस, तो कुछ नहीं करना है, CH3 को हटाना है, CHO को लगाना है, सिंपल मेंटोस। टॉलिन हो, CrO2Cl2 हो इन प्रेजेंस ऑफ CH2 तो क्या होता है, ओवरऑल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, H+ एडिशन होता है, यहां से भैया एक कार्बन पे 2 OH आता है। हम बाई प्रोडक्ट को नहीं दिखा रहे हैं, इसको नहीं दिखा रहे हैं, हम केवल प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, H2 आता है तो 2 H आता है, इस पे 2 H अनस्टेबल होता है तो बेटा हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है बेटा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं है ना, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझना। साइड चेन ऑक्सीडेशन, मुझे लगता है 2020 उसमें इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे सर, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मान लो हमारे पास टोलिन है और इसका रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO। अगर तुमको बेटा याद हो, जब भी कभी Cl2 हो इन प्रेजेंस ऑफ HNO उसे बोलते हैं हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। Br2 हो इन प्रेजेंस ऑफ HNO, HNO मतलब सनलाइट, तो उसे कहते हैं यहाँ पे हेलोजिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोलिन है ना, क्या है, टोलिन है। टोलिन का रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 के प्रेजेंस, Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO, 2 टाइम से रिएक्शन हो रही है और देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। जब भी कभी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO यहाँ पे बताया जाएगा कितने टाइम हेलोजिनेशन कराना है। लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइम, तो इसका मतलब क्या है इसका पूरा कंसेप्ट दिखाता हूँ। पहली बात तो Cl2 HNO है तो दिमाग में क्लिक कर गया सर हेलोजिनेशन होगा। हेलोजिनेशन होने का मतलब क्या है, यहाँ से बेटा एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन लगेगा। अब क्योंकि 2 टाइम्स कहा है तो इससे 2 हाइड्रोजन हटेगा और 2 क्लोरीन लग जाएगा, यही होता है 2 टाइम्स हेलोजिनेशन कराने का मतलब। 1 टाइम होता तो एक ही हाइड्रोजन हटता, एक क्लोरीन लगता। 2 टाइम हेलोजिनेशन मतलब दोनों हाइड्रोजन हट जाएगा, एक क्लोरीन लग जाएगा। ऑलरेडी इसके पास एक हाइड्रोजन अभी है ना, तो 2 टाइम्स हेलोजिनेशन। अगर 3 टाइम होता तो तीनों हाइड्रोजन हट जाता, 3 क्लोरीन लग जाता। तो ध्यान से सुनो, टोलिन था, इससे CH3 जुड़ा था, जी सर। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO है, जी है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमने हेलोजिनेशन करा दिया, हमारे पास में 2 टाइम हेलोजिनेशन कराया तो CHCl2 बन गया। अब ये जब हमने 2 टाइम हेलोजिनेशन कराया, अब इसका फर्दर रिएक्शन करा देते हैं हम H+ के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब क्या होगा बेटा, H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या करता है, इन दोनों क्लोरीन को हटा देता है और इन दोनों क्लोरीन के जगह पे OH ऐड होता है। सिंपल सी चीज हमेशा अपने दिमाग में याद रखना कि जैसे ही आपका हेलोजिनेशन कंप्लीट होगा, जैसे ही H+ और वाटर का एडिक्शन कराएंगे, यहाँ से OH- निकलेगा, इन दोनों क्लोरीन को हटा करके खुद जुड़ जाएगा। अब एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं बेटा। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कैसे हुआ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ऑलरेडी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा मेंटोस में तुम्हें बता सकता हूँ, पर ध्यान से सुनो ये रिएक्शन हुई कैसे। बेटा टोलिन था, 2 टाइम हेलोजिनेशन कराया, ये बना। H+H2 आएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा, है ना। तो HCl गायब हो जाएगा और जब गायब होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, दोनों OH- जाएगा, अटैच हो जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है तो यहाँ से पानी निकल जाएगा। जैसे ही पानी निकलेगा एक ऑक्सीजन तो बच जाएगा ना, तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन CHO बन जाएगा। और जैसे CHO बनने का मतलब बेंजल्डिहाइड। तो कुछ नहीं करना है, जब भी कभी आपको तुम्हें दिखे कि कोई भी रिएक्शन टोलिन हो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO 2 टाइम्स, तो कुछ नहीं करना है, हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी और फाइनली बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। अब मान लो हेलोजिनेशन टेक प्लेस 3 टाइम, 3 बार हो, तो 3 बार होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ से तीनों हाइड्रोजन हटेगा, तीनों क्लोरीन लगेगा। H+H2 कराएंगे तो यहाँ पे 3 बार OH आएगा, 3 बार OH आएगा भैया, तो यहाँ से एक बार पानी निकल जाएगा,
क्या होगा बेटा, एक बार पानी निकलेगा और एक बार पानी निकलेगा तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक बार OH और बचेगा, तो यानी क्या होगा, पहली बात तो यहाँ से पानी निकल गया, H2 निकल गया, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन है, यानी क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। तो अगर कभी भी टोलीन का एक बार, अगर कभी भी हमारे पास टोलीन हो, कौन हो बेटा, टोलीन, टोलीन मतलब CH3 है ना, अगर कभी टोलीन हो CH3 हो, इसका बेटा हेलोजिनेशन कराते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu है ना 2 टाइम्स, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं H+ और H2O। तो पहले तो हेलोजिनेशन होगा, यहाँ से हटेगा 2 क्लोरीन लगेगा, फिर H+ H2O आएगा तो उसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एल्डिहाइड में। किस में बेटा, एल्डिहाइड में। पर अगर कभी भी आपके पास में टोलीन हो, क्या हो बेटा, टोलीन हो, और इसका रिएक्शन हम करा दें Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu है ना 3 टाइम में रिएक्शन हो, और ये बोलेगा तुम्हें क्वेश्चन में, परेशान नहीं होना है, H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा बेटा, यहाँ पे आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा, COH लग जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। अब हम बात करते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन की। गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है, मान लो हमारे पास में बेंजीन है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CO इन प्रेजेंस ऑफ HCl से या तो एनहाइड्रस AlCl3 से, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी कभी आपको CO प्लस HCl दिख जाए है ना, या आपको एनहाइड्रस AlCl3 दिख जाए, तो आप समझ जाना उसके साथ बेंजीन हो, ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है। क्या है बेटा, गेटरमैन कोच रिएक्शन है। तो इसमें 2 चीजें होती हैं, CO प्लस HCl और एनहाइड्रस AlCl3। अब क्या है, जैसे मान लो ये हमारी क्या है बेटा, ये बेंजीन है, बेंजीन का हमने रिएक्शन कराया CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो सीधा मेंटोस जानो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन जाता है, यानी एल्डिहाइड लग जाता है। पर कैसे होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। कुछ नहीं होता है बेटा, पहले स्टेप में HCl जो होता है, ये जो HCl है ये CO के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बना लेता है, ये बना लेता है HC डबल बॉन्ड O और Cl, और फिर ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है। जैसे COHCl बना तो COHCl मिलकर के क्या बना लिए, HC डबल बॉन्ड OCl। अब AlCl3 आया, AlCl3 क्या करता है, इसका एक Cl ले लेता है, क्यों, क्योंकि जो AlCl3 वो लुईस एसिड है ना, तो एक क्लोरीन को ले लेगा इस एसिड हैलाइड से। ये क्या है, तुम्हें एसिड हैलाइड ही तो दिख रहा है, तो जैसे ही बेटा ये AlCl3 Cl को ले लेगा तो AlCl4 बना लेगा। अब क्योंकि इसने ले लिया तो इसके पास AlCl4 माइनस हो गया, पर यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब ये क्या है बेटा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये क्या करेगा, ये जाकर के अटैक कर देगा HC डबल बॉन्ड O, क्या है C डबल बॉन्ड और H क्या है, बेंजल्डिहाइड ही तो है। तो एसाइलेशन रिएक्शन की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको हमेशा बात याद रखनी है, कभी भी बेंजीन हो, कभी भी बेटा क्या हो, बेंजीन हो, सिंपल सी बात है, इसको हमेशा याद रखना है। कभी भी आपके सामने बेंजीन दिखे, बेंजीन नहीं बे, बेंजीन, बेंजीन हो, इसका रिएक्शन करा रहे हो CO इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो जानते हो क्या होता है, कुछ नहीं होता है भाई। पहले स्टेप में तो भाई सीधा सीधा मेंटोज याद रखना, इस केस में CHO बनता है, इस बेंजीन पे जाकर के C डबल बॉन्ड OH यानी CHO बेंजल्डिहाइड बन जाता है। पर ये हुआ कैसे मैं आपको समझाता हूँ। पहले स्टेप में CO इस HCl के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है HC डबल बॉन्ड O Cl। अब बेटा इसके साथ में एनहाइड्रस AlCl3 भी तो है। अब ये क्या करता है, ये भी आता है, कौन आता है बेटा, AlCl3 भी आता है, AlCl3 भी आता है, कौन आता है, AlCl3 आता है। और AlCl3 एक लुईस एसिड है, तो ये क्या करता है, इसका एक क्लोरीन ले लेता है और ये ले करके बना लेता है AlCl4। अब क्योंकि इसने ले लिया तो उसके ऊपर माइनस, और यहाँ से चला गया तो उसके ऊपर प्लस, अब ये प्लस जाकर के अटैक करता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है भाई, बोलो मेरी बात समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़े जी। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की। जैसे एल्डिहाइड को हमने बनाना सीखा, वैसे कीटोन को बनाना सीखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड मतलब RMgX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। RMgX मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कभी भी बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल ले ले, क्या कर ले बेटा, कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल ले ले, और उसका अगर हम रिएक्शन, सुनो तुम पढ़ते हो, पढ़ रहे हो, अच्छा ये बताओ यार सब लोग आज कमेंट करके बताना, मैं तुमसे जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ तुम लोग कहाँ से हो, क्योंकि हम तुम लोग के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। और ये बताना तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी नंबर कितने आ रहे हैं, क्या तुम बोर्ड के हो या ड्रॉपर के हो, एक बार बताना मुझको।
इंस्टा पे भी बता सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी क्या है, आशुतोष ऐसे पांडे 101, यहाँ पे आप मुझको बता सकते हो। ठीक है बेटा जी, डन। यहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। एसिड हैलाइड है, मान लो आपके सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका हमने 2 मोल लिया, जी सर ले लिया 2 मोल। अब क्या करेंगे, अगर इसका रिएक्शन में CdCl2 के साथ करा दूं, CdCl2 एक कंपाउंड होता है, तो जानते हो क्या बनता है, यहां से ये जो 2 मोल R है ये R2CD बना लेता है और MgCl2 बना लेता है, कुछ नहीं करना है। यानी जब भी कभी भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन CdCl2 के साथ में कराते हैं बेटा, तो क्या होता है उस केस में भाई, R2CD बन जाता है और MgCl2 बन जाता है। मान लो हमारे सामने एसिड हैलाइड है। सर एसिड हैलाइड का क्या मतलब है भाई, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और क्लोरीन प्रेजेंट हो, ये क्लोरीन है ना, तो ये हैलाइड हो गया, एसिड हैलाइड है। अब बेटा तुम्हें भी पता है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CdCl2 के साथ रिएक्शन कराए तो बना क्या था, R2CD। अब अगर इस एसिड हैलाइड का R2CD के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, यहां से एक R निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा। ठीक है, ओवरऑल होगा क्या, यहां से Cl हटेगा और यहां पे R आकर के चिपक जाएगा। तो एसिड हैलाइड का जब कभी R2CD के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन यहां से रिमूव हो जाता है और R ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, इसे बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं बेटा, कीटोन बोलते हैं। तो भाई एसिड हैलाइड होता है, वहां से क्लोरीन हटता है और R ग्रुप आकर के ऐड होता है, इसे कहते हैं कि हमारा कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन बन गया। कैसे भी रिएक्शन, ये R2CD आया कैसे बेटा, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CdCl2 के साथ रिएक्शन कराया तो R2CD बना। अब इस R2CD को बनाए क्यों है, क्योंकि हम एसिड हैलाइड का रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, और जब भी R2CD का रिएक्शन कराएंगे एसिड हैलाइड के साथ, तो ये R2CD क्या करता है, ये R को देता है और क्लोरीन को हटा देता है। तो क्लोरीन हट जाएगा, R जाकर के जुड़ जाएगा, हमारे पास कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन बन जाएगा। अब मान लो हमारे पास साइनाइड है, कोई भी साइनाइड वाला कंपाउंड है। अब इसके एक डबल बॉन्ड को हम तोड़ें तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। अब इसका अगर रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराऊं तो तुम्हें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको देता है, ये बेटा हमेशा R माइनस को देगा। कभी कोई कंपाउंड हो उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा R माइनस देता है। अब ये R माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जाकर के यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे बॉन्ड बनाएगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक के ऊपर प्लस आएगा एक के ऊपर माइनस आएगा। ठीक है बेटा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब देखो बेटा, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3C और एक बॉन्ड R के साथ N, और यहां से बेटा देखो अगर ये R माइनस यहाँ पे जाके चिपका तो यहाँ से Mg+2x भी तो निकला, तो जो Mg+2x है ये जाकर के इस नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं इस चीज को। मान लिया हमारे पास में साइनाइड है, ठीक है बेटा, साइनाइड है, यहाँ पे RMgx है। RMgx क्या करता है बेटा, R माइनस को लिबरेट करता है, R माइनस को डोनेट करता है। R माइनस यहाँ से निकलेगा, अब ये R माइनस अगर निकला तो यहाँ पे Mg+2x निकला, यानी Mg+ और R माइनस निकला। R माइनस तो जाकर के यहाँ अटैक कर दिया तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब इस माइनस वाले पे Mgx आकर के अटैक कर जाएगा, तो क्या बनेगा, बन जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड R और डबल बॉन्ड NMgx। अब सुनो यहाँ पे मेन ट्विस्ट क्या होती है, यहाँ पे बेटा हम कराते हैं वाटर का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ H+। जैसे ही हम वाटर का एडिशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+, खटाक खटाक क्या होता है बेटा, ये सब चीजें हटती हैं, ये पूरा हट जाता है और यहाँ पे 2 OH लग जाता है। क्या लग जाता है बेटा, 2 OH। और तुमको ये बात हमेशा से पता है कि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है और यहाँ से तुरंत वाटर निकल जाता है और हमारे सामने क्या बन जाता है, हमारे सामने बन जाता है कीटोन। क्या बन जाता है, कीटोन। फिर से समझते हैं इस चीज को। कभी भी तुम्हारे पास में साइनाइड हो, RMgx हो, तुम बिना कुछ सोचे समझे इसको माइनस प्लस में तोड़ लेना, Mg+2x बनेगा, R माइनस बनेगा। R माइनस आकर के अटैक करेगा बेटा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन रहेगा, इसके ऊपर -4 है तो यहाँ पे Mgx आकर के जुड़ जाएगा। तुरंत इसका रिएक्शन H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर से कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, इस कार्बन पे पूरा हट जाएगा, यहाँ पे 2 OH लगेगा, 2 OH मतलब वाटर का एडिशन, वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। लास्ट बात करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारे सामने कभी बेटा बेंजीन हो, बहनजीन हो, कौन सी बहनजीन, बेंजीन, ठीक है बेटा, भांजीन बोलते हैं इसको। अगर इसका रिएक्शन हम कभी CH3C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ कराते हैं, तुमको भी पता है, भी लास्ट बार बताया कि जो AlCl3 होता है ये एक लुईस एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है बेटा, लुईस एसिड होता है।
तो ये क्या करता है, जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl को देखता है, ये यहां से क्लोरीन को ले लेता है। किसको ले लेता है बेटा, क्लोरीन को ले लेता है। तो जब ये क्लोरीन को ले लेता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, ये AlCl3 था, अब ये क्लोरीन को ले लिया तो AlCl4 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, इसने दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O। अब क्या होता है बेटा, यही जो होता है ये बेंजीन के ऊपर जाके अटैक कर जाता है और हमारा एसिटोफिनॉन बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिटोफिनॉन। यानी ये CH3 C डबल बॉन्ड O जब बेंजीन के ऊपर जाके लगेगा तो इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटोफिनॉन। ओवरऑल ये क्या है, ये कीटोन ही तो है। क्या है बेटा, ये कीटोन ही तो है। तो भाई ये सारी रिएक्शंस थी जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आओ एक एक करके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं भाई। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की तो हमारे सामने देखो भाई एल्डिहाइड है। जब भी कोई एल्डिहाइड होता है तो आप देखो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना बेटा। तो ये क्या करता है, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेता है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खुद के ऊपर ले लेता है। तो क्या होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो इसी वजह से एल्डिहाइड पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है। किसके ऊपर अटैक करता है, इस कार्बन के ऊपर। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास में होता है नेगेटिव चार्ज और एल्डिहाइड के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव होता है, इस पे डेल पॉजिटिव। इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल को मौका मिल जाता है और वो आता है और एल्डिहाइड पे आकर के बेटा अटैक कर देता है। जैसे ये कांड होता है, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के इस कार्बन से जुड़ जाता है और इसका डबल बॉन्ड टूट ही जाता है, तो यहाँ पे O- हो जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद में इसका रिएक्शन करा देते हैं किसी एसिड के साथ H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो अकेले O- था, इससे आकर के H जुड़ जाता है, हमारा क्या बन जाता है, OH, यानी अल्कोहल बन जाता है भाई। ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन की रेट कितनी होगी, कितनी ज्यादा तेज रिएक्शन होगी, वो डिपेंड करेगा भैया मोर दी पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। कितने कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वही ये डिसाइड करेगा कि इस रिएक्शन की रेट क्या होगी। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी ज्यादा होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कार्बन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है। भाई ये हमारा एल्डिहाइड था, क्या था बेटा, एल्डिहाइड था। तो भाई न्यूक्लियोफाइल आएगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये बनेगा। H+ H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H+ आएगा, इससे चिपक जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। कितनी तेज ये रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, है ना, कितनी तेज तुम रिएक्शन करोगे वो इस बात पर डिपेंड करेगा कितना पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है भाई। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, किस पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। किस पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ये जो बेटा रिएक्शन हुई ये स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए, जो ग्रुप होने चाहिए बहुत बल्कि नहीं होने चाहिए। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन भाई दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो करती है आपकी कितनी स्टेरिक हिंड्रेंस है, कितनी आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस है, और दूसरा डिपेंड करता है भाई कितना चार्ज है कार्बन के ऊपर। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी उतनी तेज रिएक्शन होगी, जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतनी कम तेज केमिकल रिएक्शन होगी। अब जैसे मान लो हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन ये है भाई और एक क्वेश्चन ये गिवन है। अब बताओ कहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, कहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और जल्दी से अटैक करके प्रोडक्ट बनेगा। तो हम देखेंगे कहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। आप देखो यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। इससे कंपैरिजन में आप यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है भाई, बहुत बल्कि बल्कि ग्रुप लगे हैं। पर आप यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कम बल्कि ग्रुप है, यानी ये लेस स्टेरिक है और ये क्या है बेटा, मोर स्टेरिक है। और अभी आपने पढ़ा है कि इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के, यानी जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां की रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ का मोर स्टेरिक था, ये लेस स्टेरिक था, इस वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इसको मैं ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं, तो बी जो होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। इसकी बात कर रहा हूं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं, बी वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। अगर मैं बात करूं यहां पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना हो तो C2H5 लगा हुआ है दोनों तरफ, है ना बेटा। इसमें देखो आप, एक तरफ C2H5 है, एक तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन है, यानी ये सबसे कम, ये लेस स्टेरिक है। ये क्या है बेटा, लेस स्टेरिक है, क्योंकि इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कम बल्कि होते हैं, यहाँ पे C2H5 है और एक तरफ हाइड्रोजन है,
और यहाँ पे दोनों तरफ C2H5 है, तो इसके कंपैरिजन में ये कम बल्कि है और इससे भी कम बल्कि ये है, तो यानी ये लेस स्टेरिक है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। क्यों? क्योंकि ये बल्कि हो गया बेटा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, है ना बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। तो आपको याद रखना है एल्डिहाइड और कीटोन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हमेशा एल्डिहाइड की ज्यादा होती है। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि जब भी कभी एल्डिहाइड होता है तो उसके एक तरफ CH3 लगा होता है, एक तरफ कार्बन की चैन होती है, यहाँ पे CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, पर एल्डिहाइड अगर है तो एक तरफ तो हाइड्रोजन होगा ही ना भाई, कोई भी एल्डिहाइड हो, CH3 यहाँ पे मान लो C2H5 हो, यहाँ पे क्या हो C2H5 हो, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, तो यानी ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये कम बल्कि है। लेकिन कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होता है ना, कीटोन तभी तो होगा, तो यानी एज कंपेयर टू कीटोन एल्डिहाइड जो होती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, क्योंकि एल्डिहाइड कम बल्कि होता है, ये लेस एस्टेरिक होता है। एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, लेस एस्टेरिक होता है, क्योंकि इसके एक तरफ हाइड्रोजन होता है, और ये जो कीटोन होता है ना ये मोर एस्टेरिक होता है। क्या होता है बेटा, ये मोर एस्टेरिक होता है। इसी वजह से एनसीईआरटी में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो एल्डिहाइड होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कीटोन। तो आपको ये बातें भाई याद करके चलनी है कि किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, जो ज्यादा बल्कि है भाई, जो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करती है। हाँ भाई, तुम बहुत बलवान हो, तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तुम्हारे पास बहुत रुपया है, तुम्हारे पास आने से लोग डरेंगे, लेकिन तुम गरीब आदमी हो, तुम्हें कोई भी आएगा तो थप्पड़ मार के भाग जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं बलवान बनो। पैसा बहुत मैटर करता है लाइफ में यार। तुम्हारे पास अगर रुपया है, पैसा है, तो तुम्हारे पास ताकत है, सब कुछ है। एक लोग थे, उन्होंने कहा मैं अपने जीवन में पावर कमाना चाहता हूँ, एक लोगों ने कहा मुझे अपने लाइफ में फेम चाहिए, और एक इंसान ने कहा मुझे पैसा चाहिए। जिसके पास पैसा था वो पावर फेम सबको खरीद लिया। आज के टाइम पे यार पैसा मैटर करता है। अगर तुम्हारे पास बहुत रुपया है, तुम्हारे पास आने से लोग डरेंगे, भागेंगे, तो अपने लाइफ में खूब रुपया कमाओ। सही बता रहा हूँ मैं, फैक्ट की बात है यार। तो मान लो ये भाई हमारे पास में एल्डिहाइड है। क्या है बेटा? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं HCN इन प्रेजेंस ऑफ NaCN के साथ, तो क्या होता है? अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद HCN एंड NaCN, है ना। HCN और NaCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। मान लो हमारा एल्डिहाइड है, यहाँ पे HCN है या NaCN है, ये क्या करेगा बेटा, HCN हो या NaCN हो, हमेशा यहाँ से क्या निकलता है, हमेशा यहाँ से CN माइनस निकलेगा। जैसे HCN है तो क्या निकलेगा बेटा, CN माइनस निकलेगा। आपको ये बात याद होनी चाहिए, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन जब HCN या NaCN के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से CN माइनस निकलेगा। अब बेटा तुम्हें पता एल्डिहाइड है तो क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर CN माइनस आकर के अटैक करेगा और हमारा ये बन जाएगा। अब अगेन इसका रिएक्शन H प्लस यानी एसिड के साथ कराएंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे H आकर के जुड़ जाएगा और हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा जिसे बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। देखो CN लगा है, OH लगा है, तो उसको क्या बोल देंगे, साइनोहाइड्रिन। ऐसे मान लो हमारे पास में कीटोन है बेटा, कीटोन में भी डेल प्लस डेल माइनस है, HCN NaCN है। अब यहाँ से भी क्या होगा बेटा, यहाँ से भी CN माइनस आएगा, जैसे ही CN माइनस आएगा इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर O माइनस बनेगा, H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब इस केस में क्योंकि कीटोन है तो कीटोन के केस में भी आप देखो CN है और OH है, यहाँ पे भी क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन। तो इन दोनों केस में साइनोहाइड्रिन बनता है। कैसे बनता है, फिर से देखो, एल्डिहाइड था, न्यूक्लियोफाइल CN माइनस आया, डेल प्लस डेल माइनस, है ना बेटा, डेल प्लस पे आके अटैक किया, CN लग गया, यहाँ पे O माइनस, H प्लस के साथ रिएक्शन हुआ, OH आकर के जुड़ गया, साइनोहाइड्रिन बन गया। सेम यहाँ पे भी हुआ। HCN क्या होता है बेटा, HCN टूट जाता है H प्लस में CN माइनस से। यही जो CN माइनस होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह बेटा, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और जा करके कार्बन पे अटैक कर देता है और रिएक्शन हो जाती है। तो मुद्दे की बात आपको सिर्फ ये ध्यान रखनी है कि इन दोनों केसेस में चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, अगर NaCN और HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। NaCN भी होता है बेटा, सेम फंडा, Na प्लस CN माइनस में चीजें टूटती हैं। अगेन ये CN माइनस जो होता है एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह एक्ट करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और ये जाता है कार्बन पे अटैक करता है। बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा हमेशा NaCN का ज्यादा होता है। अब ये लर्न करने वाली बातें हैं,
कुछ कुछ चीजें आपको केमिस्ट्री में लर्न करते हुए चलनी है। जैसे अगर मैं बात करूं NaCN की, तो NaCN की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि NaCN एक सॉल्ट है। क्या है बेटा? एक सॉल्ट है ना, और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? NaCN एक सॉल्ट है, तो ये क्या करता है भाई? ये बहुत ज्यादा Cn माइनस आयन देता है। जितना ज्यादा Cn माइनस आयन देगा, है ना, उतना क्या होगा बेटा? उतना ज्यादा ही तेज रिएक्शन होगी। इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन NaCN की ज्यादा होती है। जबकि मैं बात करूं अगर HCN की, HCN एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब यहां से लेस Cn निकलेगा, और अगर लेस Cn माइनस निकलेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप कम हो जाएगी। इसी वजह से कहा जाता है कि NaCN की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू HCN। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, भाई HCN है, यहां से क्या होगा बेटा? यहां से हमको भी पता है सर, यहां से क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या कांड होगा? यहां से Cn माइनस निकलेगा। HCN है तो क्या निकलेगा बेटा? Cn माइनस। ये Cn माइनस जाएगा और अटैक करेगा इसके ऊपर। किसके ऊपर? इस कार्बन के ऊपर। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा C2H5, और ये डबल बॉन्ड टूटेगा, है ना बेटा? C2H5 C, और यहाँ पे Cn, और यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे O माइनस, है ना, O माइनस, और यहाँ पे CH3। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो, क्या होगा? अब जैसे ये रिएक्शन होगी, इसका अगले स्टेप में रिएक्शन करा देंगे H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर से। तो क्या होगा? H प्लस जो होगा वो जाकर के यहाँ चिपक जाएगा। कहाँ पे? C2H5 Cn, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। यहाँ पे जो O माइनस था, यहाँ पे जाकर के H प्लस लग जाएगा, और हमारे पास में एक कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं रिएक्शन विद NaHSO3। NaHSO3 को बोलते हैं सोडियम बाईसल्फाइड। क्या बोला जाता है बेटा? NaHSO3 को कहते हैं सोडियम बाईसल्फाइड। अब देखो भाई, ये NaHSO3 है, तो NaHSO3 क्या करेगा भाई? ये टूटेगा H प्लस में और SO3 माइनस और Na में। ठीक है भाई, ये टूट जाएगा। अब जब ये टूटेगा तो क्या होगा? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये हमारे पास में कीटोन है। क्या है बेटा? कीटोन है। ठीक है, हाँ। अब इसका रिएक्शन कराया NaHSO3 के साथ, तो NaHSO3 बेटा हमेशा क्या देता है? NaHSO3 हमेशा H प्लस और SO3 Na में टूट जाता है। ये जो SO3 माइनस Na है, ये एक बल्की ग्रुप है बेटा। ये क्या है बेटा? एक बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप है ना, तो हमेशा रिएक्शन ये वहां करना चाहेगा जो कंपाउंड लेस बल्की हो। अब ये ऑलरेडी बल्की है, तो ये इसको क्या चाहिए? इसको लेस बल्की चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि आजकल भाई बहुत बड़ा बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि जितने भी लोग शहर में रहते हैं, उनका सपना है कि हम घरेलू लड़की से शादी करवाएं अपने बच्चे का। अंकल लोग होते हैं 50-60 साल के, ऑफिस में आते हैं भाई, बैठते हैं और कहते हैं कि अब क्या करना है, हमें अपने लड़के की शादी घरेलू लड़की के साथ करानी है। क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, उनको पता है कि मॉडर्न जमाना कहाँ पहुंच चुका है। उनको डर लग रहा है कि शायद बुढ़ापे में मुझे पानी मिले या ना मिले, है ना। जो लड़की है वो बर्तन मांझे कि ना मांझे, तो उनको बहुत डर लग रहा है। क्योंकि भाई इतना पढ़ लिख के लड़कियां बर्तन थोड़ी मानेंगी, तुम बताओ, हैं? इतना पढ़ लिख के लड़कियां बर्तन मानेंगी। तो अब लोग क्या है ना, घरेलू लड़की ढूंढ रहे हैं, गांव की लड़कियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गांव में अभी ये सिविलाइजेशन, ये कल्चर बचा है, सेफ है। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे से मिलते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे लड़के की शादी करवा दो। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे से बोलते हैं कि अगर कोई घरेलू लड़की है तो सजेस्ट करो, हम जाकर के खुद बात करेंगे। ऐसी सिचुएशन आ चुकी। अब वो समय आ चुका है। पहले के टाइम पे होता था, लड़की वाले जाते थे, लड़के वालों के यहाँ पे बात करते थे, डीलिंग करते थे, शादी होती थी। अब जमाना पलट चुका है, अब लड़के वाले ढूंढ रहे हैं लड़की और घरेलू लड़की ढूंढ रहे हैं। ये जमाना हो चुका है ना, जो कल्चर को सीखे, जाने, समझे, ये सिचुएशन आ गई। तो टाइम चेंज होता है। अब जिसके पास भाई बहुत पैसा है वो यही सोचता है कि हम कम पैसे वाले के साथ बैठे, क्योंकि उसे पता है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसे वाले के साथ बैठेगा कोई मतलब नहीं है। तुम बहुत अमीर आदमी हो तो तुम अमीर के साथ बैठोगे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। तुम्हारे जेब में 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है तो गरीब आदमी के साथ बैठोगे, उसका भी मन खुश, तुम्हारा भी मन खुश, तुम्हारे ईगो सेटिस्फाइड होगा भाई, है ना। भाई तुम पढ़ने में बहुत तेज हो तो तुम पढ़ाकू लड़कों के साथ बैठोगे, तुम्हें उतना इज्जत नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम धिम्मड़ बच्चे के पास बैठोगे, है ना, जो एवरेज है, जो बिलो एवरेज है, तो तुम्हें बड़ी इज्जत मिलेगी कि अरे भैया तो सब जानते हैं। समझ रहे हो? हाँ, तो ये सब होता है।
अब भाई पहले के टाइम पे जब हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे, 9th-10th में हम लोग हुआ करते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि शाम के टाइम पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब जैसे 6-7 बज रहा है तो किताब उठाना है और बैठ के पढ़ना है। मम्मी देखती थी भाई पढ़ना है, तुम बैठे रहो टेबल पे, किताब खुली होनी चाहिए, तुम्हारा पूरा फोकस किताब पे होना चाहिए। अब हम जब किताब खोल के बैठते थे, मन में आता था कि यार 1 घंटा हो गया, ला उठ जाए। ये टेम्परामेंट रहता था जब छोटे थे तब। तो किताब उठाए हुए हैं और मन में गाना चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत लोगों के साथ में होता था। और सब बातें हैं भाई, आगे बताया करूंगा। लेकिन यार क्लास 9 से मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया, है ना। बहुत ज्यादा अपडेशन हुई और मैंने चीजों को समझना स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लगता है अपनी पर्सनल लाइफ में अगर क्लास 9th में मैं बाहर ना निकला होता, मतलब क्लास 9 में मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टडीज, तो उस टाइम पे मैं घर से बाहर ना निकला होता तो शायद आज मैं यहाँ पे ना होता जहाँ पे आज मैं हूँ। जहां पे भी आज मैं हूँ भगवान की कृपा से मैं यहाँ पर भी ना पहुंच पाता अगर मैं क्लास 9 से घर से बाहर ना निकला होता। तो कभी कभी लाइफ में घर भी छोड़ना पड़ता है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपनी स्टडीज के लिए अपने घर को छोड़ करके बाहर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। रेंट पे रहते होंगे, खाना बनाते होंगे, बर्तन धुलते होंगे। तो आपका ये जो स्ट्रगल है ये आपको कभी ना कभी पे करेगा, पे आउट देगा, अच्छा खासा पे आउट देगा अपने आपके लाइफ में। तो मैंने भी बहुत सारे स्ट्रगल्स को देखा है भाई। मैं खुद बर्तन धुलता था, मांजता था, कपड़े वगैरह धुलता था, पढ़ाई करता था, स्कूल जाता था। तो सेम बच्चे सारे लोग करते हैं। तुम लोग भी जिस फेज में हो, तुम लोग भी हॉस्टल्स में रहते होगे, पढ़ाई करते होगे, कोचिंग का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ प्रॉब्लम आती है, पर बेटा स्टक रहना कुछ ही दिन की बात है यार। 2-4 साल अच्छे से लग करके मेहनत कर लो, है ना। उसके बाद लाइफ तुम्हारी अपनी है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत जिंदगी है। अगर तुमने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर लिया, तुम लाइफ टाइम सेटिस्फाइड रहोगे। और अगर तुमने थोड़ा बहुत खराब कर लिया, तुमने इधर उधर की बातों में अपना टाइम बर्बाद कर दिया, किसी इंसान के चक्कर में पड़ के, किसी नेगेटिव थिंग के चक्कर में पड़ के, तो आप अपनी लाइफ में बहुत पछताओगे। मैं हॉनेस्टली तुम्हें बता रहा हूँ। इस वजह से मैं कह रहा हूँ अपने आप पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो, केवल अपने आप पे फोकस करो, दैट्स इट। तो भाई देखो रिएक्शन विद NaHSO3 है। NaHSO3 है तो क्या होगा, जैसे मान लो कीटोन है। अब बेटा यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे डेल प्लस डेल माइनस आएगा। NaHSO3 है तो मैंने तुम्हें बताया SO3 माइनस Na, ये क्या होता है, एक बल्की ग्रुप है। क्या है बेटा, ये बल्की ग्रुप है। तो ये चाहता है इसे कम बल्की कंपाउंड मिले ताकि अच्छे से रिएक्शन हो जाए, है ना। मैं ये तुमको यही समझाना चाहता हूँ। तो ये आएगा यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो क्या होगा, C2R यहाँ पे SO3 Na लग जाएगा और यहाँ पे O माइनस हो जाएगा भाई। अब फिर क्या होगा, इसका रिएक्शन H प्लस के साथ करेंगे तो OH आकर के जुड़ जाएगा और हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा, सिंपल जैसे पहले करते थे। अब भाई ये देखो क्या है, ये भी एल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है ना बेटा। NaHSO3 के साथ रिएक्शन है तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा Na माइनस SO3। ठीक है भाई। अब ये जो Na माइनस SO3 ये क्या है, ये एक बल्की ग्रुप है। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन है ना, तो ये भाई ये लेस बल्की है ना। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे देखो एक तरफ CH3 लगा है ना, एक तरफ CH3 लगा है ना। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा Na माइनस SO3, तो यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगी। और होगा तो क्या होगा बेटा, जैसे रिएक्शन होगी तो बनेगा CH3 C, ये बॉन्ड टूटेगा तो O माइनस, यहाँ पे भाई बचेगा आपका NaSO3, क्या बचेगा NaSO3, और ये बॉन्ड टूट जाएगा डेल प्लस में डेल नेगेटिव में, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा, नहीं सर। अब अगली स्टेप में क्या होगा, H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे ही कराएंगे हम देखेंगे CH3 COH H SO3 Na बन गया। सेम फंडा यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा बेटा। यहाँ पे भी पहले स्टेप में ये इस पे डेल प्लस आएगा, इस पे डेल नेगेटिव आएगा, क्यों, जब बॉन्ड टूटेगा फिर यहाँ से NaSO3 आकर के अटैक करेगा तो क्या बनेगा HCO माइनस HSO3 Na। फिर यहाँ पे आगे क्या होगा बेटा, H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे H प्लस के साथ रिएक्शन होगा HCOH HSO3 Na बन जाएगा। सिंपल है यार, सेम फंडा है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे भी क्या रिएक्शन होगी, हाँ अगर CH3 है एक तरफ ना, CH3 अगर है तो CH3 को हम लेस स्टेरिक मानते हैं, तो यहाँ पे भी रिएक्शन हो जाएगी, सेम फंडा लगेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ इथाइल आ जाए ना, CH2 CH3, तो इस केस में नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका रीजन बताऊं क्या है,
क्योंकि भाई NaHSO3 है, इस केस में तो चलो हो जाएगा, एक ही तरफ C2H5 है, एज कम्पेयर टू C2H5 CH3 लेस स्टेरिक है, लेस बल्कि है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। और रिएक्शन होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा उसको सीधे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, वो यही होगा, यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पे NaSO3 होगा और यहाँ पे बेटा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे C2H5 होगा। तो ये तो रिएक्शन हो जाएगी, पर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ बल्कि ग्रुप लगा है। तो यहाँ से NaHSO3 से NaSO3 को आने में, NaSO3 माइनस को आने में, अटैक करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। क्या है बेटा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। तो आपको इन चीजों के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे क्या क्या कांड होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो भाई ये हमारे पास में कंपाउंड है। अब कई बार कुछ रिएक्शंस को हमें और पढ़ना होता है, उसको आइए पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास में भाई एल्डिहाइड है, CHO है, इसका रिएक्शन हम करा दें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX के साथ। तुम्हें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बेटा? RMgX होता है। R मतलब कोई भी R ग्रुप होगा, Mg होगा, X होगा, ये हमेशा R माइनस को देता है। तो जैसे C2H5 MgCl है तो यहाँ से C2H5 माइनस निकलेगा। अब ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जा करके बेटा इस पर अटैक करेगा, तो इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, तो क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे लास्ट में ओवरऑल क्या होगा? लास्ट में ओवरऑल हम देखेंगे तो हमारे पास में 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। कैसे होगा वो तो मैं एक बार बता दूं, सारी चीजों को बता दूं। जैसे जाकर के अटैक करेगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा? तुरंत से बॉन्ड टूटा तो क्या बनेगा? CH3C और यहाँ पे लग जाएगा C2H5, क्योंकि C2H5 MgCl से C2H5 माइनस निकलेगा, वो जाकर के यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे O माइनस बचेगा, यहाँ पे H बचेगा, और बेटा इसका रिएक्शन H प्लस के साथ कराएंगे। जैसे H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगा CH3C C2H5 H और OH। तो यहाँ पे आप देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 और कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और सेम फंडा यहाँ पे भी लगेगा बेटा, यहाँ से CH3MgBr है तो ये R माइनस यानी CH3 माइनस निकलेगा, अटैक करेगा, और हमारे पास में ये कंपाउंड फाइनली बनेगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो देखो ये एल्डिहाइड था तो ये 2 डिग्री अल्कोहल दिया, लेकिन ये कीटोन था तो 3 डिग्री अल्कोहल दिया। अब देखो भाई ये हमारे पास में एल्डिहाइड है, क्या है बेटा? एल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं अल्कोहल के साथ, ROH के साथ। अब बेटा ये जो ROH होता है, अगर इसका रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कराते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और अगर आपको याद हो, अगर इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कराना है तो हमको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और O और H वाला। तो इससे क्या होगा? इससे यहाँ से निकलेगा, अगर मान लो इसको R डैश बोल दूं तो R डैश O माइनस और H प्लस, तो ये जो R डैश O माइनस है यही न्यूक्लियोफाइल की तरह बेटा बिहेव करेगा। तो ROH में क्या होता है बेटा? R डैश OH में क्या होता है? अगर इसको हमें न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कराना है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, है ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से H प्लस निकलेगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आकर के बेटा इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा तो हमारे पास में ये कंपाउंड बन जाएगा। ध्यान से सुनो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन ऑक्सीजन का, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, यहाँ से RO माइनस निकलेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, और यहाँ से H प्लस निकलेगा जो इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो क्या होगा बेटा? यहाँ से देखो RO माइनस आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, अब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे माइनस साइन आया, डेल माइनस माइनस चार्ज आया, इस पे H प्लस जाकर अटैक करेगा, तो ये हमारा एक कंपाउंड बनेगा, इसमें OH भी रहेगा और OR भी रहेगा। इसी वजह से इस कंपाउंड को हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल बोलते हैं। अब देखो ये कार्बन है, ये OR डैश, ये H, ये R है ना, ये OR डैश, ये OR डैश, तो देखो दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ OR है, इसे बोलते हैं एसिटल। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटल बोलते हैं। ये कब हुआ? जब इसका अगेन रिएक्शन हमने ROH के साथ कराया तो ये OH फिर हट जाएगा और यहाँ पे OR आकर के लग जाएगा, तो इसे बोलेंगे एसिटल। ध्यान से सुनो क्या हुआ, एल्डिहाइड था, ROH के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ से RO माइनस निकला, आया बेटा इस कार्बन पे अटैक किया, H प्लस आया, इस पे अटैक किया और बन गया हमारे पास हेमीसिटल। अगेन ROH के साथ रिएक्शन कराया, ये OH हट गया, एक OR और लग गया। यहाँ पे भी सेम फंडा हुआ, डेल प्लस डेल माइनस, यहाँ से RO माइनस आएगा और यहाँ पे आकर के अटैक करेगा, यहाँ पे H प्लस आकर के अटैक करेगा, हेमी, अभी क्योंकि कीटोन था तो यहाँ पे बना हेमी कीटल, और फिर अगेन इसका R डैश OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला OH हमारा हट जाएगा और यहाँ पे आकर के OR लग जाएगा और इसे बोलेंगे कीटल। क्या बोलेंगे भाई? कीटल बोलेंगे। अब सुनो, अब हम देखने जा रहे हैं रिएक्शन
विथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन है, जैसे कि NH2OH। केमिस्ट्री के अंदर इस NH2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोक्सिल एमीन। किसको बोलते हैं? NH2OH को। तो मान लो हमारे पास में ये क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है बेटा? एल्डिहाइड है, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमीन यानी NH2OH के साथ। तो इस NH2OH को मैं ऐसे लिखूंगा, तो यहां से इसके दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल करके बेटा पानी बना लेंगे, यहां से H2O निकल जाएगा, और क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH और ये CH3 और H बन जाएगा, इसे बोलते हैं ऑक्साइन। यहां से क्या हुआ बेटा? यहां से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH2OH के साथ रिएक्शन कराया, तो इसके दोनों हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन लेके पानी बन गया, और CH3CH कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH मिलकर के ऑक्साइन बना दिए। ठीक है भाई? हाँ। सेम फंडा हाइड्रोजीन के साथ हुआ। हाइड्रोजीन क्या होता है बेटा? NH2 है ना, 2 बार NH2। इसमें भी सेम फंडा होता है, इसके दोनों हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं, और बेटा यहाँ से पानी निकल जाता है, और क्या बच गया? फिर बच गया CH3CH और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और NH2, इसे बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजोन। ऐसे होता है बेटा फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है? 2 NH2 होते हैं और वो बेंजीन से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है, उसी हाइड्रोजन को यहाँ पे लेकर के आना है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे डबल सिंगल लोन पेयर है, यहाँ पे डबल सिंगल और ये है, यहाँ पे डबल सिंगल लोन पेयर है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, पर यहाँ पे डबल सिंगल डबल पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो इस वाले हाइड्रोजन को हम लेंगे और इसका रिएक्शन कराएंगे। इसको हम आगे समझाते हैं। जैसे मान लो इसको, उसी क्वेश्चन को मैं फिर से कराता हूँ। we will take इस लाइन को पढ़ो, we will take hydrogen of that nitrogen which is not in resonance। जैसे मान लो NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। अब यहाँ पे देखो लोन पेयर सिंगल डबल, यानी यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। डबल सिंगल लोन पेयर, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। पर क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? डबल सिंगल लोन पेयर नो रेजोनेंस, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो ये अगर यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इसी के हाइड्रोजन को हम लेंगे, तो इसके हाइड्रोजन को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे H2O निकल जाएगा, और बचेगा क्या? बचेगा ये, और जो बनेगा तो बनेगा सेमी कार्बाजोन। क्या बनेगा बेटा? सेमी कार्बाजोन, है ना। तो हमें उसी हाइड्रोजन को लेना इन केसेस में जहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़े? जी सर बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अब मान लो हमारे सामने ऐसा कंपाउंड है, इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। देखो 2 पे 4 पे डाइनाइट्रो है, फिनाइल है, हाइड्रोजीन है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इस केस में इसके दोनों हाइड्रोजन को ऐसे लिखेंगे, और ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन ऐसे होता है, और ये एल्डिहाइड है। अब इस केस में क्या होगा बेटा? ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाएंगे, पानी बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में? है ना, ये कंपाउंड बन जाएगा। अब ये जो कंपाउंड बनता है ये येलो कलर का भी हो सकता है, ऑरेंज का भी हो सकता है, और रेड का भी हो सकता है। इसी वजह से इसको, ये जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है, इसको ब्रिडीज रिएजेंट कहा जाता है। और बेटा ये टेस्ट होता है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, क्योंकि अगर एल्डिहाइड और कीटोन होगा तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसमें येलो, ऑरेंज या रेड कलर आएगा। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट माना जाता है केमिस्ट्री के अंदर। आगे बढ़े भाई, अब हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। जैसे मान लो अब यहाँ से जो स्लाइड्स में ले रहा हूँ, परम आदरणीय नितेश सर के द्वारा, हम कुछ बच्चे थे तो जिन्होंने मेरे से कहा कि नितेश सर का ये बहुत ही क्रिस्प कंटेंट है जो कि उनकी साइट्स पे अवेलेबल है, तो मैंने वहां से इसको उठाया है। नितेश सर बहुत ओजी है, लीजेंड है केमिस्ट्री के भाई, है ना। तो थैंक यू सर, मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ रिडक्शन रिएक्शन की, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड है। अगर इसका रिएक्शन LiLH4 NaBH4 H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम या प्लेडियम के साथ कराते हैं तो क्या होता है बेटा? जरा ध्यान से समझना। ये जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है, अब इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। जहां भी LiLH4 NaBH4 H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लेटिनम दिख जाए तो इसका साफ साफ मतलब क्या है? इसका साफ साफ मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। और जब भी किसी एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल बनता है। आपको लर्न करके रखना है। सेम वे में बेटा कीटोन है, और यहाँ पे LiLH4 NaBH4 ये सब चीजें लेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा? रिडक्शन होगा। और क्योंकि ये कीटोन है तो कीटोन का जब रिडक्शन होता है बेटा तो यहाँ पे बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। क्या होता है बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब देखो जो NaBH4 होता है बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमजोर होता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को, ईस्टर को, एनहाइड्राइड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ये चीज मैंने आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में समझाया था।
कि वैसे अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने की तो LiLH4 NaBH4 ये सब रिड्यूस कर लेते हैं। एल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल में हो जाएगा, कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल में हो जाएगा। पर ये जो NaBH4 होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड को, एस्टर को, एनहाइड्राइड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन की। क्लीमेंसन रिडक्शन को प्योरली एल्डिहाइड और कीटोन के केसेस में पढ़ते हैं। क्लीमेंसन रिएक्शन किसके लिए होता है बेटा? केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास में CHO है, तो ये क्या है बेटा? ये एक तरीके का एल्डिहाइड है। क्या है भाई? ये एल्डिहाइड है। तो क्लीमेंसन रिएक्शन में क्या होता है, हम जिंक लेते हैं, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी, और यहाँ पे लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl। किसको लेते हैं बेटा? यहाँ पे लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl, है ना। अभी एक एसिडिक एनवायरनमेंट है। कैसा एनवायरनमेंट है? एसिडिक एनवायरनमेंट है। तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे बेटा सिंपल सी चीज है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटेगा और यहाँ पे एल्केन्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एल्केन बन जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मान लो कीटोन है तो यहाँ पे भी कोई फंडा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला चीज हटेगा और एल्केन बन जाएगा। तो यानी कभी भी क्लीमेंसन रिडक्शन होगा तो वहां पे क्या होता है भाई? एल्डिहाइड और कीटोन एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका रिएजेंट आपको याद रखना है, इसमें जो रिएजेंट होता है वो जिंक मरकरी इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, और ये बहुत ही एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है और एल्केन हमारा बनके तैयार हो जाता है। ऐसी मैं बात करूं वुल्फ किस्नर रिडक्शन की। जैसे मान लो ये हमारे पास में क्या है बेटा? ये हमारे पास में मान लो एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। तो वुल्फ किस्नर रिएक्शन में क्या होता है? सेम काम होता है, इसमें भी एल्केन बनता है। चाहे क्लीमेंसन हो चाहे वुल्फ किस्नर हो, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ही है और इसमें केवल एल्केन बनता है। एल्केन ही बनेगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, और दोनों एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है, चाहे क्लीमेंसन हो चाहे वुल्फ किस्नर हो। पर वहां पे जिंक इन प्रेजेंस ऑफ Hg कंसंट्रेटेड HCl था, और यहाँ पे बेटा NH2 होता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH, यानी बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। इसमें भी क्या होता है बेटा? ये सब हटेगा और एल्केन बन जाएगा। इसमें भी क्या होगा बेटा? एल्केन बन जाएगा, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटेगा और प्योरली एल्केन बन जाएगा। ठीक है, इसको हटाओ और एल्केन बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पे एल्केन बनाना है तो 2 हाइड्रोजन तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा? यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो भाई हमारा क्या हो जाएगा? काम बन जाएगा। ठीक है, आइए भाई बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। जैसे हमारे पास जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जो होता है बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। एल्डिहाइड की सबसे खास बात है ना, इस वजह से एल्डिहाइड को बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन कराना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ये बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अगर हम कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेते हैं तो एल्डिहाइड बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। पर वही मैं बात करूं कीटोन की, तो कीटोन को ऑक्सीडाइज कराना इतना आसान नहीं है यार। तो इसीलिए यहाँ पे हमें वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेनी पड़ती है, यानी इसको डिफिकल्ट होता है ऑक्सीडाइज कराना। ठीक है भाई, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मान लो हमारे पास टॉलेंट एक चीज होती है जिसे बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट को बोलते हैं, इसमें क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी AgNO3 अमोनिकल NH4OH, AgNO3 NH4OH क्या होते हैं? रिएजेंट होते हैं टॉलेंस टेस्ट के। तो आपको याद रखना है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एक चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, इसको हमने पढ़ा भी है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है बेटा AgNO3 + NH4OH, और ये क्या होता है? ये बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड का ही क्या करा पाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन करा पाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को इजीली ऑक्सीडाइज करा देता है। पर अगर हमें कीटोन को ऑक्सीडाइज कराना है तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। पर ये जो हमारा टॉलेंस टेस्ट है इसमें क्या होता है? AgNO3 और NH4OH होता है। अब क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसका नाम क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एल्डिहाइड को तो देगा, है ना, एलिफेटिक एल्डिहाइड को देगा, एरोमेटिक को भी नहीं देगा, कीटोन को भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनो, ये एल्डिहाइड है ना, जैसे इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आता है, यहाँ पे भाई एजी डॉट बन जाता है, इसे बोलते हैं सिल्वर मिरर, तो यहाँ पे ये बनता है। पर अगर मैं बात करूं कीटोन की, तो कीटोन में जब इसका रिएक्शन कराते हैं इसके साथ में तो क्या होता है भाई? यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। तो आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको सीधा याद रखना है कि एल्डिहाइड होगा तो आपका एसिड बन जाएगा। भाई एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे, है ना, तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। क्या बनेगा? एसिड बनेगा। भाई यहाँ पे एल्डिहाइड था तो इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो एसिड बन जाएगा। ठीक है भाई, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? एसिड ही तो बनेगा, तो एसिड बन गया और यहाँ पे Ag डॉट बन गया। ये जो Ag डॉट होता है ये सिल्वर मिरर बोलते हैं, यानी यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट आ रहा है।
तो ये टॉलेंट टेस्ट दे रहा है। पर एक कीटोन जो हो गया, अभी कीटोन में क्या प्रॉब्लम है, कीटोन जो है बेटा वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्योंकि ये टॉलेंस बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से रिएक्शन नहीं होगा। इसी वजह से केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड ही इस रिएक्शन को देते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। कि कीटोन में क्या होता है भाई, कीटोन में फंडा हो जाता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना इतना आसान नहीं है ना भाई। अब बात करते हैं फेलिंग सोल्यूशन की। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट बोलते हैं, इसमें दो होता है, एक को बोलते हैं फेलिंग ए, एक को बोलते हैं फेलिंग बी। फेलिंग ए में होता है कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन और एक होता है रोसेल सॉल्ट। ठीक है भाई, रोसेल सॉल्ट ऐसा होता है, फेलिंग सोल्यूशन ये होता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इनकी फेलिंग सोल्यूशन की, तो ये भी बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में चीजें होती हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास में एल्डिहाइड है, क्या है बेटा, एल्डिहाइड है, कॉपर ऑक्साइड है, तो ये कॉपर ऑक्साइड है, फेलिंग सोल्यूशन है। तो फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, माइल्ड होता है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस केस में कॉपर ऑक्साइड मिलता है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड होती है इसकी रेड पीपीटी होती है। कैसी पीपीटी होती है बेटा, रेड पीपीटी होती है, रेड पीपीटी होती है। तो यानी ये टेस्ट दे रहा है, ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट दे रहा है। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे ही फेलिंग सोल्यूशन आएगा, फेलिंग सोल्यूशन माइल्ड है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। पर बेटा ये कीटोन है, कीटोन के केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी कि कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड होंगे पर एरोमेटिक और कीटोन नहीं होंगे, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट की। बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट क्या होता है भाई, इसमें रिएजेंट आपको सीधा सीधा याद रखना है, कॉपर सल्फेट होता है बेटा और सोडियम सिट्रेट होता है। इसको क्या बोलते हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट, है ना। अब ये क्या होते हैं, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कॉपर ऑक्साइड वगैरह आपको दिख सकता है। इस केस में एल्डिहाइड है, कॉपर ऑक्साइड है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रेड पीपीटी मिलेगा। पर बेटा ये कीटोन है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। उसी तरीके से ये भी होता है, जैसे फेलिंग सोल्यूशन होता है वैसे बेनेडिक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, सोडियम सिट्रेट होता है ना। ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, रेड पीपीटी आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की। जैसे मान लो कीटोन्स हैं, अब कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं है, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो कीटोन को अगर हम ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले कीटोन का एक स्टेबल इनॉल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एक स्टेबल इनॉल बनाना पड़ेगा। फिर इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा करके फिर हम इसका ऑक्सीडेशन करा पाएंगे। तो एक पॉपऑफ रूल है, वो क्या कहता है भाई, समझो CH3 डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 है और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड है। तो यहाँ पे जानते हो क्या होगा, यहाँ पे सीधा सीधा तरीका समझो, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O, एक OH लग जाएगा और CH2 CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा। लेकिन इसको इस तरीके से मत पढ़ना, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। देखो एक हमारे पास तरीका होता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, मैं आपको सिंपल सिंपल बात बताऊं, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताता हूँ, कुछ भी कांड नहीं करना है। इस केस में आपको एक सिंपल सी चीज हमेशा याद रखनी है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो यहां से आपको एक OH जोड़ देना है। क्या करना है, एक OH जोड़ देना है और इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक OH इधर जोड़ देना है, एक OH इधर जोड़ देना है। तो यही काम होता है इसका। जैसे मान लो लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 CH3, है ना। अब यहाँ पे आपको देखा जाए, लेकिन इसको एसिड्स में अप्लाई नहीं करना है, एसिड्स में अप्लाई नहीं करना है, ये हमारे पास कीटोन है। अब यहाँ पे हमें दिखा KMnO4 और H+, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सा फंडा लगाएंगे, इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बन जाएगा OH और यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे भी बन जाएगा OH। देखा, तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है। तो ये होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और वरना आपको ये फंडा कराना है, ये आपको लर्न करके रखना है सीधे, कैसे कराते हैं कीटोन्स का, कैसे कराते हैं कीटोन्स का ऑक्सीडेशन। तो ये पॉपऑप्स रूल है, ये आप लगा सकते हो। इस डबल बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे, एक OH इधर, एक OH इधर और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये सबसे मेंटोस तरीका है, इसे बोलते हैं मेंटोस। और नहीं तो बहुत लंबा प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, पहले कीटोन का स्टेबल इनॉल बनाओगे, फिर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराओगे, फिर ये होगा। और अगर आपको पॉपऑफ रूल पता है तो सीधा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बगल वाले बॉन्ड को तोड़ोगे, एक OH इधर, एक OH इधर और सीधा आपका कंपाउंड बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब लास्ट एल्डोल कंडेंसेशन को पढ़ेंगे भाई।
एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए होता है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि एल्डोल कंडेंसेशन वहीं पे कराना है जब उस कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन हो। तो एल्डोल कंडेंसेशन कई बार क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछता है बताओ यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा या नहीं होगा, तो वहां पे हमको अल्फा हाइड्रोजन को चेक करना पड़ता है बेटा। तो अब हमारी पहली प्रायोरिटी वहां पे क्या रहेगी, अल्फा हाइड्रोजन को चेक करने की। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस केस में एल्डोल कंडेंसेशन के केस में बेसिक कंडीशन गिवन होती है। कैसी कंडीशन बेटा, बेसिक कंडीशन, जैसे कि डाइल्यूट NaOH दिया होगा या डाइल्यूट KOH दिया होगा, है ना। तो ये हमेशा बेसिक कंडीशन में ही होगी। इसका रीजन क्या होता है, या तो डाइल्यूट NaOH होगा या तो डाइल्यूट KOH होगा। अब सबसे पहले तो देखो कहाँ पे होगी एल्डोल कंडेंसेशन, वहां पे होगी जहां पे अल्फा हाइड्रोजन होगा। जैसे ये एल्डिहाइड है, तो अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके पास एक कार्बन है, अब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगी। पर अगर मैं बात करूं ये भी एल्डिहाइड ही है, पर ये फॉर्म एल्डिहाइड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होता है इसके बगल में जो कार्बन है इसे बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, पर इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होंगे, ये तो डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पे देखो ये ग्रुप है, इससे कार्बन जुड़ा है तो अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो भैया यहाँ पे भी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन होगा। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे बोलेंगे अल्फा कार्बन, इस पे भी 3 हाइड्रोजन, इस पे भी 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे भी एल्डोल कंडेंसेशन होगा। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगी। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट की। वैसे मैं चाहूं तो इसको 6-7 पेज में पढ़ाऊं, तुम्हारा टाइम वेस्ट करूं, पर मुझे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा। इसी पेज को तुम्हें बहुत ही, नीतीश सर का बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क है यार, मैं कहूंगा ओजी है यार, लीजेंड है ना। तो भाई उन्हीं का हार्डवर्क है, थैंक यू सर इतनी अच्छी पीपीटी बनाने के लिए, है ना। तो भाई ध्यान से देखो, हमारे पास में क्या है बेटा, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है, तो डाइल्यूट NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज याद रखना कि जैसे तुम्हें दिख गया डाइल्यूट NaOH, एल्डोल कंडेंसेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाई समझ जाना एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आप जैसे इसको देखो तो इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को एक्सपोज कर दो। जैसे मान लो ये हमारा कंपाउंड है, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, तो इसका रिएक्शन कराना है तो इसको हम एक्सपोज कर देंगे, CH3C, यहाँ पे CH3CH, और इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को इधर कर देंगे। ठीक है, अब इसी के 2 मोल को ले लेंगे, जैसे हमारे पास एल्डिहाइड है, इसी का 2 मोल ले लो। तो एक तरफ एक बार तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को एक्सपोज कर दो जैसे यहाँ पे कर दिया, और एक बार इसके इस अल्फा हाइड्रोजन को एक्सपोज कर दो। तो इस अल्फा हाइड्रोजन को एक्सपोज कर दिया और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को एक्सपोज कर दिया, यहाँ से H ये जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा बेटा, और यहाँ पे आप देखोगे ये जा करके इससे कनेक्ट हो जाएगा तो OH बन जाएगा, और यहाँ पे कार्बन एल्डिहाइड बन जाएगा। इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अगर इसको थोड़ा सा हीट कर दूं तो कोरोटिव एल्डिहाइड बन जाता है। अब फास्टेस्ट चीज आपको क्या याद रखनी है कि बेसिक कंडीशन में रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, है ना, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है। जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बनते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बनते हैं, है ना। जैसे एल्डिहाइड है, कंसंट्रेटेड NaOH लिया तो एसिड बन जाएगा, और साथ साथ में अल्कोहल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया है हमने, कंसंट्रेटेड NaOH लिया है भाई। क्या लिया है, कंसंट्रेटेड NaOH, और ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो ये क्या बना देगा, एसिड बना देगा और अल्कोहल बना देगा। यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कंसंट्रेटेड NaOH लेंगे तो एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। तो जब भी कभी 0 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो वहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, कैनिजारो। और ये भी किस में होती है बेटा, बेसिक कंडीशन में होती है। किस में होती है, बेसिक कंडीशन में होती है। एक एसिड बनता है और एक अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है। जैसे यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन हो गई, एक एसिड बन गया एक अल्कोहल बन गया। ऐसे ही हेलोफॉर्म टेस्ट होता है, इसका रिएजेंट होता है X2, पर इसके साथ में बेटा NaOH गिवन होगा, या तो NaOH और KOX होगा, है ना। इसे हमेशा इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। कंपाउंड जो इस टेस्ट को देते हैं उनका नाम है मिथाइल कीटोन, है ना, या फिर मिथाइल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल, है नी, यानी जिसके पास में 1 डिग्री अल्कोहल होगा वो भी इस टेस्ट को दे सकते हैं, है ना। कौन, हेलोफॉर्म टेस्ट को। ठीक है, जैसे मान लो ये CH3, अगर हमारे पास में लिखा है CH3 CH2OH, तो ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है ना, तो 1 डिग्री अल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना।
केवल कौन देगा, केवल 1 डिग्री अल्कोहल देगा। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो हेलिफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। जैसे मान लो मैं लिख दूं CH3 CH2 है ना, CH2OH, तो अब ये 2 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं देगा, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल ही इस रिएक्शन को दे पाएगा। बोलो मेरी बात को समझ पा रहे हो? हाँ समझ पा रहे हैं। केनिजारो रिएक्शन 0 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी केनिजारो होगा, यानी जहां जहां पे 0 अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहां वहां पे केनिजारो रिएक्शन होगा। क्या होगा बेटा, केनिजारो रिएक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH है, कंसंट्रेटेड NaOH, यहाँ पे क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है? जी सर। यहाँ पे देखो भाई कंसंट्रेटेड NaOH 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे केनिजारो होगा, एक एसिड बनेगा एक अल्कोहल बनेगा, है ना। तो जहां भी केनिजारो होगा एक एसिड बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा। कंसंट्रेटेड NaOH होगा भाई, समझ जाना केनिजारो रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। हाँ आपको बात ये समझनी है। अब कुछ ट्रिक है, जैसे मान लो एसिड हेलो फॉर्म है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH है, तो जैसे ही आप NaOH को देखो आपको कुछ नहीं करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। जैसे मान लो हमारे पास में कीटोन है, तो कीटोन के इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा CHX3 और यहाँ पे ये RC डबल बॉन्ड O माइनस निकल जाएगा, यानी एक एसिड निकल जाएगा, एक एसिड निकलेगा और एक हेलो फॉर्म बनेगा। अब जैसे मान लो एसिड हेलो फॉर्म, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे बचेगा CHI3 क्योंकि I2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास बेंजीन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि RDS कार्ब एनायन बन रहा है, ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन क्या होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो यानी अगर 1 डिग्री कार्बन एनायन बन रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो फॉर्म क्या होता है, चाहे CHF3 हो, चाहे CHCl3 हो, चाहे CHBr3 हो, चाहे CHI3 हो, ये बराबर ही होता है। तो ये आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा मेंटोज है भाई, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आप देखो तुरंत से इस बॉन्ड को तोड़ो तो एक RC डबल बॉन्ड O बनेगा, अगर यहाँ पे H2 होगा तो जाकर के अटैच हो जाएगा, एक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब वेबर्स विलियर्स ऑक्सीडेशन को देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कीटोन होता है और यहाँ पे कोई है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे ईस्टर बन जाता है, सिंपल सी चीज है। अगर SeO2 ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, SeO2 देखने को मिल रहा है तो कीटोन है, तो आपको सीधा समझना है अल्फा पोजीशन पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर लगा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना है और एक यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H लगा देना है, रिएक्शन हो जाएगी। इसको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ बेटा क्योंकि सिलेबस को जल्दी खत्म करना है। ध्यान से देखो, अगर हमारे पास में CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3 है और यहाँ पे SeO2 दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर भी एक ऑक्सीजन लगाना है और यहाँ पे जैसे तुम ऑक्सीजन लगाओगे यहाँ पे तुम्हें हाइड्रोजन एक ही लगाना पड़ेगा, तो अपने आप तुम्हारी रिएक्शन हो जाएगी, एक कीटोन लग जाएगा एक इधर एल्डिहाइड लग जाएगा, है ना, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। केनिजारो में 0 अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्रॉस केनिजारो क्या होता है भाई, क्रॉस केनिजारो में क्या होता है, देखो भाई लेस स्टेरिक है ये और ये ज्यादा स्टेरिक है, और यहाँ पे जैसे कंसंट्रेटेड NaOH लेंगे यहाँ पे HCOOH बन जाएगा और यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, यानी इसी कंपाउंड के अंदर हमारा अल्कोहल भी बन गया है ना और एसिड भी बन गया, तो लेस स्टेरिक वाला एसिड बन जाएगा और मोर स्टेरिक वाला अल्कोहल बन जाएगा। जैसे हमारे पास में ये है, ये हमारा लेस स्टेरिक है तो लेस स्टेरिक वाला एसिड बन जाएगा और मोर स्टेरिक वाला क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ इस चैप्टर को हमने खत्म कर दिया है। आई रिक्वेस्ट टू बेटा इस पेज को प्लीज आप, यहाँ तक तो मैं बहुत स्मूथली चला हूँ, मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट मैंने चीजों को किया है। आई रिक्वेस्ट टू इसको आप बेटा 5 से 6 बार लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं तुम्हारा 6 घंटे का लेक्चर नहीं कराना चाहता हूँ, मैं कम टाइम के अंदर ज्यादा कंटेंट देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप इस क्लास में आए, आपने इस क्लास को अटेंड किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप अच्छे से मेहनत करते रहो, हमारे पास टाइम की कमी है पर कंटेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज हम नहीं होने देंगे। थोड़ा बहुत तेज हम चल सकते हैं क्योंकि तेज चलना पड़ता है यार, कई बार मेहनत करने के लिए आगे बढ़ने के लिए हमको तेज चलना पड़ता है, विपरीत परिस्थितियों में हमको खड़ा होना पड़ता है, अपने हौसले को बरकरार रखना पड़ता है और चलना पड़ता है। अगर आप इधर उधर जाओगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो आपको भागने का मन करेगा, आपको लगेगा इधर चला जाता हूं उधर चला जाता हूं, लेकिन जो इंसान एक जगह पे स्टक रहता है, जो इंसान एक जगह पे लग करके मेहनत करता है,
वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। जो इधर उधर बेमतलब का कूदता रहता है अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको एक जगह पे स्टक रहना पड़ेगा। अगर आप इधर उधर दौड़ोगे, आपका मन यहाँ भी जा रहा है वहां भी जा रहा है, तो ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। मैं डे 1 से समझा रहा हूं, एक काम को करो, पूरी हॉनेस्टी के साथ करो, अपना 100% दो। मैं देखता हूं आपका सिलेक्शन, आप उस काम को कैसे नहीं कर पाते हो। अगर आप इधर उधर दौड़ोगे तो ना आपका वही काम होगा ना आपका यही काम होगा। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, खुद पे भरोसा रखना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ये फेज है, ये टाइम है, ये जाएगा और अच्छा समय भी आएगा। ये भरोसा रखना, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, ग्रेट डे।